देहमंदिर चित्तमंदिर एकतेची प्रार्थना सत्यसुंदर मंगलाची इच्छा आराधना दुःखितांचे दुःख जाऊन एकमनाची कामना वेदना जाणावया जागरूक संवेदना सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। मी विजयलक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी अर्चना हिवाळकर प्रथम उपस्थित सर्व मान्यवरांचे आणि सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते व आजच्या कार्यक्रमाला सुरुवात करते। आज 14 एप्रिल विश्वरत्न महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्ताने आपल्या दळवी महाविद्यालयामध्ये नो युअर कॉन्स्टिट्यूशन बाय ॲडव्होकेट सुनील फर्नांडिस या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे। ॲडव्होकेट सुनील फर्नांडिस सर ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हे आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत। मी आजच्या या कार्यक्रमात पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। कार्यक्रमाची सुरुवात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून होणार आहे। मी आजच्या कार्यक्रमात प्रमुख पाहुणे शरद यांना प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करण्याची विनंती करते। आपल्या सर्वांना आहे की शरद वायंगणकर हे आपल्या गावचे सुपुत्र आहेत। त्यांनी अनेक सामाजिक कामांमध्ये भाग घेतला आहे। सामाजिक कार्यकर्ता अशी त्यांची ओळख आहे। त्यांच्या हस्ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण होत आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे भारताच्या संविधानाचे शिल्पकार आहेत। त्यांनी आपल्याला मूलभूत अधिकार मिळवून दिले आहेत। त्यांच्या कार्याचा गौरव माझ्यासारख्या कामगारांनी काय करावा। मी मान्यवरांना विनंती करते की त्यांनी स्थानापन्न व्हावे। 2014 साली दळवी महाविद्यालय स्थापन झाले। स्थापनेपासून आतापर्यंत दळवी महाविद्यालय नेत्रदीपक प्रगती केली आहे। मी महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी अस्मिता जाधव हिला महाविद्यालयाची प्रगती आपल्या समोर मांडावी अशी विनंती करते। नमस्कार। मुंबई विद्यापीठाच्या विजयलक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालयात मी अस्मिता जाधव आपणा सर्वांचे सर्वप्रथम मनापासून स्वागत करते। उच्च शिक्षण सुलभ करण्याच्या दृष्टिकोनातून मॉडेल कॉलेज सुरू केली गेली। असंच एक मॉडेल कॉलेज विजयलक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तळेरे गावात सुरू झालं। मला अतिशय अभिमान आहे की मी या महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी आहे। हे महाविद्यालय सुरू होऊन अवघी 7 वर्ष झाली। या 7 वर्षात महाविद्यालयाने नेत्रदीपक प्रगती केली। महाविद्यालयाचे मानस मार्गनिर्देशक आदरणीय दळवी सरांचा असा संकल्प आहे की दरवर्षी एक नवीन कोर्स आपण महाविद्यालयात सुरू करावा। मागच्या 7 वर्षात 7 नवीन कोर्स सुरू झाले आहेत आणि 400 विद्यार्थी महाविद्यालयात शिक्षण घेत आहेत। महाविद्यालयाच्या दृष्टिकोनातून एक गौरवास्पद बाब म्हणजे महाविद्यालयात NSS, NCC, DLLE ही 3 युनिट सुरू आहेत। आता महाविद्यालयाच्या दृष्टिकोनातून गौरवास्पद अशा काही क्षणांचा उल्लेख करू इच्छिते। हे क्षण बघितल्यानंतर आम्हा सर्वांचे मन गर्वाने भरून जाते। 2018 साली भारतातील वॉटरमॅन डॉक्टर राजेंद्र सिंग यांच्या उपस्थितीत ऍक्विफायर मॅनेजमेंट हे सेमिनार आयोजित करण्यात आलं। पाणी प्रश्नावर या
सेमिनार मध्ये चर्चा करण्यात आली आणि वॉटर प्रोजेक्टचे नियोजन करण्यात आले. आदरणीय दळवी सर यांचं असं स्वप्न आहे की महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मिळावे. या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून दळवी सर यांनी ऑस्ट्रेलियाचे शिक्षण मंत्री आणि मुख्यमंत्री यांच्याबरोबर महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांशी आणि शिक्षकांशी भेट घडवून आणली होती. महाविद्यालयाने 7 वर्षात असं केलं जे कोणीच मिळवलं नसेल. असं जर म्हणायचं असेल तर मला आठवतं ते म्हणजे देशातील पहिली ऑनलाईन रिसर्च कॉन्फरन्स. मित्रांनो, बऱ्याच जणांना याबद्दल माहिती नसेल, पण खरंच ही एक गौरवास्पद बाब आहे. भारतातील पहिली ऑनलाईन रिसर्च कॉन्फरन्स आमच्या महाविद्यालयातील शिक्षकांनी आणि ही रिसर्च कॉन्फरन्स दिवसभर चालली. या रिसर्च कॉन्फरन्सची दखल महाराष्ट्र सरकारने आणि नाबार्ड यांनी घेतली होती. महाराष्ट्रातील शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी या कॉन्फरन्सची विशेष दखल घेतली होती, कारण हा देशातला पहिलाच प्रयोग होता. महाविद्यालयामध्ये स्पर्धा परीक्षा केंद्र देखील सुरू आहे. कदाचित हे राज्यातील एकमेव महाविद्यालय असेल. या महाविद्यालयात मोफत स्पर्धा परीक्षा आणि मार्गदर्शन व्याख्यान होतात. महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्य सचिव सुमित मनीसर यांनी महाविद्यालयामध्ये स्पर्धा परीक्षा केंद्राचं उद्घाटन केलं होतं. महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष ट्रेनिंग मिळावी म्हणून महाविद्यालयाने बँक ऑफ महाराष्ट्रासोबत एमओयू केला आहे. महाविद्यालयातील प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनातील इंग्रजीची भीती कायम नाहीशी करण्यासाठी महाविद्यालयात इंग्लिश स्पीकिंगची लेक्चर देखील सुरू आहे. महाविद्यालयामध्ये ब्लड डोनेशन, गांधी जयंती, शिव जयंती, सुभाष दिन असे अनेक कार्यक्रम सेलिब्रेट केले जातात. आदरणीय दळवी सरांच्या संकल्पनेतून 2 ड्रीम्स प्रोजेक्ट आखली गेली आहे. पहिलं ड्रीम्स म्हणजे सिंधुदुर्ग जिल्हा पाणी समस्येपासून मुक्त व्हावा. या दृष्टिकोनातून महाविद्यालयाचे शिक्षक आणि विद्यार्थी गेले 3 वर्ष काम करत आहेत. आणि दुसरा ड्रीम्स म्हणजे फ्रूट्स फुल वे टू बायोडायव्हर्सिटी. या प्रोजेक्ट अंतर्गत महाविद्यालयाला मुंबई गोवा महामार्गाच्या दुतर्फा कोकणात आढळणारी फळझाडे लावण्याचा संकल्प आहे. आदरणीय दळवी सरांनी 7.25 एकर जमीन महाविद्यालयाला डोनेट केली आहे. यातील 3.25 एकर जमिनीमध्ये 6 वसतिगृहे आणि शिक्षकांना राहण्यासाठी क्वार्टर बनणार आहे आणि 4 एकर जमिनीमध्ये भव्य दिव्य असे क्रीडांगण बनणार आहे. अशा या महाविद्यालयाचा भाग असल्याचा मला अतिशय अभिमान आहे. मला तुम्ही बोलण्याची संधी दिल्याबद्दल मी महाविद्यालयाचे आभारी आहे. धन्यवाद. धन्यवाद अस्मिता. अस्मिताने आपल्याला महाविद्यालयाची नेतृत्व प्रगती आपल्यासमोर मांडली, त्याबद्दल धन्यवाद. आता कार्यक्रमाचा पुढील भाग म्हणजे वेलकम स्पीच. मी वेलकम स्पीच देण्याची विनंती महाडिक सरांना करते. धन्यवाद. मुंबई विद्यापीठाचे विजयालक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालय आयोजित आंबेडकर दिवस या कार्यक्रमासाठी आपण सर्वजण इथे एकत्र जमलो आहोत. आणि या जी कार्यक्रमाची सुरुवात आहे, खरं तर 2018 पासून प्रत्येक वर्षी हा कार्यक्रम आपण आपल्या महाविद्यालयात साजरे करत आलेलो आहोत. आणि आजच्या या महामारीच्या काळामध्ये, कोविडच्या परिस्थितीमध्ये सुद्धा महाविद्यालय आपलं अशा प्रकारचे कार्यक्रम जे आहेत ते राबवत आहेत. आणि प्रत्येक कार्यक्रम जो आपल्या कॅलेंडरमध्ये ठरलेला आहे, महाविद्यालयाच्या कॅलेंडरमध्ये ठरलेला आहे, त्या ठरलेल्या कार्यक्रमाप्रमाणे कार्यक्रम हे होत असतात. त्यानंतर आजचा जो कार्यक्रम आहे, खरं तर महामानव डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त आपण इथे एकत्र जमलो आहोत आणि त्या निमित्ताने हा कार्यक्रम पार पडतोय. अशा टाईपच्या वेगवेगळ्या आयडिया ज्या आहेत ते आपलं महाविद्यालय राबवत असतं. सुभाष दिवस आहे, त्याच्यानंतर आंबेडकर दिवस, हे अशा टाईपचे दिवस आपण साजरे करत असतो महाविद्यालयामध्ये. त्याच्यामध्ये कुठेही खंड पडलेला नाही. कोणतीही सिच्युएशन असू दे, त्याच्यामध्ये महाविद्यालयाने नेहमी मार्ग काढून कोणताही कार्यक्रम थांबायला दिलेला नाहीये.
आणि अशा प्रकारचे नाविन्यपूर्ण उपक्रम जे आहेत, महाविद्यालयाचे मानद मार्गनिर्देशक श्री विनायकजी दळवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली, यांच्या कल्पनेतून आपण असे जे दिवस आहेत, जो वेगळेपणा आहे महाविद्यालयाचा, तो टिकवण्याचा प्रयत्न आपला नेहमीच सुरू आहे. त्यानंतर आजच्या कार्यक्रमाचं जे विशेष आहे ते म्हणजे ॲडव्होकेट सुनील फर्नांडिस, ॲडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट, हे आपल्याला प्रमुख वक्ते म्हणून लाभलेले आहेत. त्यांचं मी महाविद्यालयाच्या वतीने स्वागत करतो. त्याचबरोबर आजच्या कार्यक्रमाला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले माननीय शरद वांगणकर सर यांचंही मी महाविद्यालयाच्या वतीने स्वागत करतो. ते एक समाजसेवक आहेत. नेहमीच समाजासाठी वेगवेगळ्या गोष्टी करण्यामध्ये त्यांचा पुढाकार असतो. असे प्रमुख अतिथी आपल्याला लाभलेत, त्यांचंही मी महाविद्यालयाच्या वतीने स्वागत करतो. त्यानंतर आपण शिक्षक वर्ग, त्याचबरोबर विद्यार्थी वर्ग आणि सर्व प्रेक्षक जे ऑनलाईन पद्धतीने हा कार्यक्रम बघतायत, त्यांचंही मी महाविद्यालयाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. धन्यवाद. प्रमुख पाहुणे शरद वांगणकर यांच्या कार्यक्रमाचे प्रमुख पाहुणे शरद वांगणकर सर यांना त्यांचे मनोगत हा चालेल. इथून कर. घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची त्यांच्या आज 130व्या जयंतीनिमित्त त्यांना मी अभिवादन करतो. आज आपल्या महाविद्यालयाला प्रमुख वक्ते म्हणून लागले, खरोखर आम्ही आमचं भाग्य समजतो की असा प्रमुख वक्ता आपल्याला लाभलेला आहे. आणि ही सर्व दळवी साहेबांच्या आशीर्वादाने हा प्रमुख वक्ता लाभलेला आहे. त्याबद्दल मी दळवी साहेबांचे सुद्धा अत्यंत मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो. आज माझ्या समोर इथे व्यासपीठावर आमचे महाविद्यालयाचे हेमंतजी महाडिक, आमचे सहकारी मित्र हेमंतजी महाडिक यांचं पण मी इथे आभार व्यक्त करतो. तसेच ह्या महाविद्यालयाचे सर्व शिक्षक वर्ग, विद्यार्थी, खरंच आज हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंती हा सर्व देशामध्ये एक सण म्हणून साजरा केला जातो. कारण त्याच्या पाठीमागे असं आहे की आज जे आपण आपले जे हक्क मिळवले ते मिळवून देण्यापाठी मोठी कोणाची ताकद असेल, जी कोणी मिळवून दिले असतील ते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी. बरोबर अभिमानाने सांगावं वाटतं की ब्रिटिश काळामध्ये देशातील सर्व जे कामगार लोक होते, या कामगारांना न्यायासाठी झगडत होते. ब्रिटिश लोक 12 तास 18 तास राबवून घेत होते
12 तास 18 तास राबून सुद्धा त्यांना त्याचा मोबदला पण त्या पद्धतीत मिळत नव्हता. आणि हे कुठेतरी बाबासाहेबांच्या लक्षात आलं आणि कामगारांसाठी त्यांनी अहोरात्र मेहनत घेऊन त्यांच्यासाठी न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी जे प्रयत्न केले तेच न्याय हक्क आजच्या कामगारांना मिळत आहे. उदाहरणार्थ सांगायचं झालं की आज सर्व कामगारांची 8 तास ड्युटी असेल, म्हणजे 8 तास त्यांचं कर्तव्य बजावत कामावर येतात. त्यानंतर माझ्या माता भगिनींना गरोदरपणामध्ये भर पगारी रजा असेल, त्यानंतर आपण जो पीएफ म्हणतो प्रॉव्हिडंट फंड असेल, म्हणजे त्याला निर्वाह निधी बोलतो, हे आज सर्व जे काय मिळतं हे बाबासाहेबांमुळे आपल्याला आपल्या सर्व नागरिकांना त्यांचे हक्क कर्तव्य घेऊ लागले मिळत आहेत. आणि अशा हा महामानवाचा आज जयंती आपण साजरी करतोय. कोरोनाच्या महामारीत सुद्धा ह्या महाविद्यालयाचे मला खरोखर या महाविद्यालयाचे एवढ्यासाठीच आभार मानायचे आहेत मोठ्या प्रमाणात की एवढे कोरोनासारख्या महामारीमध्ये सुद्धा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती साजरी होते आणि ती एक व्यापक पद्धतीने साजरी होते. त्याबद्दल मी महाविद्यालयाचे सर्व प्राचार्यांचं त्या शिक्षकांचं सर्वांचं आभार व्यक्त करेन. आणि विद्यार्थ्यांसाठी मला म्हणजे ह्या शाळेमध्ये विद्यार्थ्यांशी सांगण्यासारखं एक छोटीशी हे सांगतो की आज ऍक्च्युअल इथे प्रमुख वक्ते म्हणून फर्नांडिस साहेब आहेत आणि त्यांना सुद्धा मी ऐकण्यासाठी इथे आलो. पण जाता जाता एक गोष्ट सांगेन की जयंती आणि पुण्यतिथी ह्या साजऱ्या होतच असतात, परंतु त्या महामानवाचा किंवा त्या युगपुरुषाच्या आपण कुठले गुण आत्मसात केले पाहिजे आणि आपण सुद्धा त्या महामानवाप्रमाणे आपण आपल्या देशाला योगदान दिलं पाहिजे, आपल्या कुटुंबासाठी योगदान दिलं पाहिजे आणि आपली उन्नती साधून आपली प्रगती साधून आपलं नाव आपल्या भविष्यामध्ये कसं उज्ज्वल होईल त्यासाठी आपण प्रगतीपथावर राहिलं पाहिजे, त्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. इथे मला वाटतं येणारे महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थी सुज्ञ नागरिक आहेत आणि आता आपल्याला सुज्ञ नागरिकांनी पुढे भविष्यात आपले जे काय हक्क कर्तव्य आहे त्याच्यातून आपण कशी प्रगती करायची याचा पूर्णतः विचार करून आपलं प्रगती आपली साध्य करून घ्यायची आहे. आणि एक छोटासा विचार सांगायचा झाला बाबासाहेबांचा, बाबासाहेब म्हणायचे की पावलं टाकून चालत चालत जाताना पावलाने आपल्याला जे काही अंतर असेल त्या अंतराचं उद्दिष्ट साध्य करता येतं, परंतु तुम्ही जर डोक्याने चाललात तर तुम्ही ध्येयपर्यंत पोहोचू शकता. त्यामुळे तुम्ही आपल्या बुद्धी कौशल्याचा वापर करून आपल्या जीवनात यशस्वी व्हा, उत्तुंग भरारी घ्या आणि या महाविद्यालयाचं नाव उज्ज्वल करा. एवढंच बोलून मी माझे 2 शब्द थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद पायमकर सर. आपण आम्हाला अतिशय महत्त्वाचे मार्गदर्शन केले. तुम्ही ज्याप्रमाणे आता आम्हाला सांगितलं तुमचं ध्येय साध्य करा ते आम्ही करण्यासाठी नक्कीच प्रयत्न करू. विजयलक्ष्मी विश्वनाथ दळवी कॉलेजचं नाव मोठं करण्याचा प्रयत्न करू. धन्यवाद सर. आजचा कार्यक्रम ज्यांच्यामुळे विशेष आहे. आदरणीय दळवी सर ज्यांच्याबद्दल आम्हाला नेहमीच सांगतात. आदरणीय दळवी सरांचे सर्वात लाडके विद्यार्थी म्हणजेच आजच्या कार्यक्रमाचे कीनोट स्पीकर ऍडव्होकेट सुनील फर्नांडिस सर यांची ओळख करून देण्यासाठी मी सायली महाजन हिला विनंती करतो. Good afternoon, all of you. I am Saili Majan from Vijayalakshmi Vishwanath Dhalvi College. I am feeling very glad because I am here to introduce our today's program keynote speaker, Advocate Mr. Sunil Fernandes sir. Mr. Sunil Fernandes is an advocate on record practicing in the Supreme Court of India and the Delhi High Court. Early life and education. He was born and brought up in Bombay. He completed his graduation from Michigan College in 1997. And was honored a gold medal for obtaining first rank in political science by the University of Mumbai. While in Mumbai College, he was honored as the best student and was also appointed as the General Secretary of Mumbai College Students Council and President of Student Council in University of Mumbai in 1996 to 1997. Career. He then shifted to Delhi and obtaining his third degree from Delhi University in the year 2003. He went on to qualify as an advocate on record in the year 2000.
He has served as an additional advocate general for the state of Madhya Pradesh in the Supreme Court of India. Before being appointed as an AG for Madhya Pradesh, he was designated as an standing counsel for the state of Jammu and Kashmir in the Supreme Court of India for 2 tenures, May 2010 till September 2013 and September 2015 till February 2017 for all civil, criminal and constitutional cases concerning Jammu and Kashmir. He is also the standing counsel for BSES in the Delhi High Court and Supreme Court, Delhi's largest electricity distribution company. Since May 2009, he has conducted more than 3,000 cases since 2006, out of which around 250 are reportable judgments. Some of the landmark constitution range cases in which Mr. Fernandes was involved in, one striking down the validity of Section 377 of Indian Penal Code LGBTQI case. 2. Section 497 of the Indian Penal Code adult case. 3. Entry of woman in Sabrimala Temple for application of transfer cases under CRPC and CPC to the state of Jammu and Kashmir. 5. He was also appointed as an amicus curiae by the Honorable Supreme Court in the landmark decision based on illegal arrest of woman Rini Johar versus State of Jammu, Madhya Pradesh 2016 11 SCC major election cases. Sunil Fernandes was the advocate on record in major election or anti-defection law matters before the Supreme Court of India, such as one Karnataka election case in 2018, Srimanta Balasaheb Patil versus Honorable Speaker, Karnataka Legislative Assembly. 2. Maharashtra political crisis in 2019 or Mahavikas Aghadi election case, Shiv Sena versus Union of India. 3. Madhya Pradesh political crisis in 2020, Shivraj Singh Chauhan versus Honorable Speaker, Madhya Pradesh Legislative Assembly. 4. Rajasthan political crisis in 2021, Prithviraj Meena versus Honorable Speaker, Rajasthan Legislative Assembly. सर, तुम्ही तुमचा बहुमूल्य वेळ आम्हाला देता, आमच्यासाठी आनंदाचा क्षण आहे. महाविद्यालयाचे मानक मार्गनिर्देशक आदरणीय दळवी सर, सर्व शिक्षकांना आणि आम्हा विद्यार्थ्यांना फर्नांडिस सर तुमच्याबद्दल सांगत असतात. तुम्ही आदरणीय दळवी सरांचे लाडके विद्यार्थी आहात. फर्नांडिस सर, तुम्ही विद्यार्थी दशेत असताना आदरणीय दळवी सर यांनी तुम्हाला लंबी रेस का घोडा असं म्हटलं होतं आणि सर तुमच्या कर्तृत्वाने तुम्ही खूप मोठी शर्यत जिंकली आहे. फर्नांडिस सर, आदरणीय दळवी सरांनी आमच्यावर देखील असाच विश्वास दाखवला आहे. फर्नांडिस सर, आपके आने से हमारी लंबी रेस का यह सफर तेजी से होगा. सर, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, हम आपको सुनना चाहते हैं. थैंक यू सर. Thank you for the very kind introduction. दलवी सर ने बोला था 25 years ago, बोला था लंबी रेस का घोड़ा है. अब वो घोड़ा है कि वो गधा है पता नहीं, आगे डिसाइड होगा. लेकिन दलवी सर मेरे जीवन के सबसे पहले और आखिरी गुरु हैं. ये जितना भी लंबा इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन मेरे बारे में दिया गया है, उसका 100% क्रेडिट जाता है दलवी सर को. So I am very grateful to him. I am what I am because of him. And I am very happy to give this speech because जब हम लोग कॉलेज में थे 1990s में, तो दलवी सर का सपना था कि कनकौली में to have a college established, and it gives me great deal of happiness कि जो सपना दलवी सर ने इतने पहले सोचा था, वो सपना अभी साकार हो गया है. आप लोग उस कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, and I'm sure that you all will attain greater glory and do your college, your family and your friends proud. So, your friends, आता मी हिंदी आणि इंग्लिश मध्ये बोलणार आहे. I hope that's okay with you all. And I'll try to keep it very simple. आजचा टॉपिक आहे नो योर कॉन्स्टिट्यूशन. एंड हम सब लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता तो है कि भाई इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन क्या एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. तो मेरा यह पर्पस अभी नहीं है कि आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन, ये कोई लेक्चर नहीं है, कोई क्लास नहीं चल रहा है, तो मैं आपको सेक्शन और आर्टिकल नहीं बोलने वाला हूँ. मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है ये आपको समझना चाहिए. और हर एक स्टूडेंट को और हर एक नागरिक को कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये समझना चाहिए. वो भले ही आर्ट्स का हो, साइंस का हो, कॉमर्स का हो, इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, किसी भी फील्ड का हो.
कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसका बेसिक आइडिया सबको होना चाहिए। तो अगर एक सिंपल शब्द में बोला जाए, कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का नंबर 1 लॉ है, नंबर 1 कानून है। मतलब वो हम कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए गंगोत्री है, जैसे गंगा निकलती है वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन वो लॉ है जिससे बाकी सारा लॉ निकलता है। अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल कैसे दें, आप लोग अभी विजयलक्ष्मी दलवी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं। अब ये कॉलेज किसने एस्टैब्लिश किया? यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई ने कैसे एस्टैब्लिश किया? क्योंकि देयर इज अ लॉ व्हिच enables the University of Mumbai to establish a college. That law is the Maharashtra Universities Act. So Maharashtra Universities Act के अंदर विजयलक्ष्मी दलवी कॉलेज एस्टैब्लिश हुआ। अब महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट क्या, वो जो पावर है महाराष्ट्र सरकार को या महाराष्ट्र असेंबली को ये लॉ बनाने का, ये पावर दिया गया उसको कॉन्स्टिट्यूशन से। सो हम लोग रियलाइज नहीं करते, लेकिन हम लोग के लाइफ में जो भी हम लोग करते हैं इन द यूजुअल कोर्स ऑफ आवर द इंटरफेस विथ लॉ, ईच एंड एवरीथिंग का जो सोर्स कोड है, जो ओरिजिनल पावर है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर इफ यू आर एनी सिविल केस में आप लोग करते हैं, कोई क्रिमिनल केस में करते हैं, तो सिविल केस के जैसे एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का पार्टीशन करना है ना। प्रॉपर्टी का पार्टीशन करने के लिए एक लॉ है कि भाई ऐसा प्रॉपर्टी का पार्टीशन होना चाहिए, लेकिन उस लॉ का जो फाउंडेशन है, जो बेसिस है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। मान लो कोई क्रिमिनल केस है, कोई चोरी करता है, कोई पकड़ा गया चोरी करते हुए, एंड पुलिस उसके ऊपर केस करता है, तो पुलिस केस करेगा चोरी का अंडर इंडियन पिनल कोड। लेकिन इंडियन पिनल कोड का भी जो सोर्स है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो सारा चीज, जितना भी लॉ आपके लाइफ में है, जितने भी लीगल सिस्टम से आप ऑपरेट करते हो, आप पैन कार्ड बनाते हैं, आधार कार्ड बनाते हैं, आपका वोटर्स आईडी कार्ड बनता है, इलेक्शन होता है, हर चीज के लिए अलग अलग कानून होते हैं, लेकिन वो कानून का जो सबसे सोर्स है, जहां से ये सब कानून फ्लो होते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने बोला कि आप आर्ट्स, ऐसा नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशन का सब्जेक्ट है तो सिर्फ आर्ट्स वाले समझेंगे, और आर्ट्स वाले में भी जिसने पॉलिटिकल साइंस लिया वही समझेंगे, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आर्ट्स वाले हो, पॉलिटिकल साइंस वाले हो, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी या कॉमर्स, या आप साइंस, फिजिक्स, बायो, आर्किटेक्ट, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, एवरीबडी शुड नो, क्योंकि आपके फील्ड में कुछ ना कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का असर होता ही होता है, जो भले ही आप लोग अभी रियलाइज नहीं करेंगे, आगे जाके आप लोग को पता होगा। एंड हैज प्राउड इंडियंस, एवरी इंडियन शुड नो ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा एक चीज बहुत जरूरी है आप लोगों को समझने के लिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बनता है वो केवल एक आजाद देश में बन सकता है। जब इंडिया 150 साल तक ब्रिटिश के अंडर था, when Britishers ruled India for more than 150 to 175 years, India did not have a constitution. Why? क्योंकि हम लोग एक आजाद देश नहीं थे, we were not a free nation. तो जब हम लोग 1947 में आजाद हुए, और आजाद होने का सबसे पहला काम जो इस देश ने किया वो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम किया। और कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अप्रोक्सीमेटली 3 साल लग गए हम लोगों को। फ्रॉम 1946, जब आजादी के जस्ट पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम शुरू हुआ, वो दिसंबर 1946 में, वो काम खत्म हुआ नवंबर 1949 में, और अप्रोक्सीमेटली 3 साल। और फिर जनवरी 26, 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियली फोर्स में आया। इसलिए हम लोग 26 जनवरी 1950 ला हमें रिपब्लिक डे वी सेलिब्रेट। So this is the reason why we celebrate Republic Day, because our constitution came into, India got independent in 47, but the constitution of India came into force on 26th of January 1950, and उस दिन से हम लोग full fledged, पूरे तरीके से हम लोग एक आजाद देश, एक इंडिपेंडेंट कंट्री, एक सॉवरेन कंट्री के बेसिस पे हम लोग का एक आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हुआ। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हम लोग गर्व से कहते हैं कि हम लोग भारतीय हैं, वी आर प्राउड इंडियंस। लेकिन एक किसी भी देश को एक गर्व महसूस करने के लिए कि हम इस देश का हिस्सा हैं, एक आजादी होना बहुत जरूरी है। और संविधान जो हम लोगों का है वो उस आजादी का प्रतिबिंब है, वो इस आजादी का सबसे बड़ा सबूत है। तो इसलिए हर एक भारतीय नागरिक को अपने संविधान के बारे में, जिसके आधार से हम लोग आजाद हैं, जिसकी वजह से हमारा सारा कानून चलता है, एक बेसिक आइडिया होना बहुत जरूरी है। तो therefore the idea of constitution is very important, and
if now I hope you all have realized कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है, कितना बेसिक है, कितना जरूरी है. और इस कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे अगर इंडिया में सबसे बड़ा कानून है तो कॉन्स्टिट्यूशन है. और इस कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसका था तो बाबा साहेब आम्बेडकर का था. तो इसीलिए आज का जो टॉपिक है नो योर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन अंबेडकर दिवस क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे आज के लाइफ एक्सपेक्टेंसी के स्टैंडर्ड से उनका स्वर्गवास बहुत जल्दी हुआ. वो बेरली ही वाज इन हिज मिड 60s, 65 64 के थे. लेकिन इतने कम और इतने मुश्किल उनका बैकग्राउंड रहा है, उसके बावजूद भी इतने कम समय में उन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट्स किए. लेकिन उनका नंबर 1 अचीवमेंट जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केवल शेड्यूल कास्ट के लिए, केवल दलित कम्युनिटी के लिए, केवल किसी एक स्पेसिफिक एक विशेष प्रांत के लिए या एक जाति के लिए नहीं है, ये पूरे देश के लिए. तो जिस कम्युनिटी से वो आते हैं उन्होंने जो संविधान बनाया वो संविधान का भेंट उन्होंने पूरे देश को दिया, सभी जातियों को दिया, सभी प्रांतों को दिया. एंड ही इज फ्रॉम आवर होम स्टेट, ही इज फ्रॉम महाराष्ट्र. So this is the matter of great pride, for every Indian and also for every Maharashtrian, that the constitution of our country, under which everybody functions every day, is the biggest contribution in that constitution was by Baba Sahib Ambedkar, somebody from our own home state. So and therefore this is where Ambedkar's philosophy is very important, because when he was born, and even today also, unfortunately, the Dalit communities have great deal of difficulties getting access to education, to employment and to growth. अब उनका जन्म हुआ 1891 में, मतलब 14th अप्रैल आज ही के दिन में 1891 में, मतलब अप्रोक्सीमेटली 130-40 years ago. तो सोचो उस टाइम पे कितना मुश्किल होता होगा. और अगर आज मुश्किल है, अभी भी है, तो 130-40 साल पहले तो और भी कितना ज्यादा मुश्किल हो रहा होगा. एंड उनके फैमिली भी ऐसा कोई वेल टू डू नहीं था, बहुत ही एवरेज फैमिली के थे. उनके 14 उनके भाई बहन थे. फादर उनके आर्मी कैंटोनमेंट में काम करते थे. तो इसलिए जो उन्होंने शुरुआत में जो परेशानी का सामना करना पड़ा, मुश्किल का सामना करना पड़ा, उसके बावजूद भी ही accomplished great deal of goals in his life. बॉम्बे यूनिवर्सिटी से वो ग्रेजुएट हुए एंड एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे यूनिवर्सिटी से. एंड वहां से फिर उसके बाद वो यूएसए गए, वो लंदन गए, वहां से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, डॉक्टरेट किया, डबल डॉक्टरेट किया, डबल पीएचडी हुए पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में, लॉ में. उन्होंने बहुत ही अलग अलग फील्ड में उन्होंने, हम लोग तो केवल एक फील्ड में वी ट्राई टू डू समथिंग, वो तो मल्टीपल फील्ड्स में उन्होंने ग्रेट डील ऑफ एक्सीलेंस हासिल की. एंड फॉरगेट अबाउट हिज कम्युनिटी कि भाई उस कम्युनिटी से वो पहले व्यक्ति थे. ऑफ कोर्स उस कम्युनिटी से पहले व्यक्ति तो थे ही, लेकिन अमंग इंडियंस आल्सो बहुत रेयर था कि ऐसा ब्रिलियंट, ऐसा जीनियस आदमी विद फॉरेन जाके इतने सारे डिग्री हासिल कर रहा है. और फॉरेनर ने एकदम वर सरप्राइज्ड कि कोई इंडियन आके उनकी यूनिवर्सिटीज में आके इतना अच्छा से परफॉर्म कर रहा है. और ये सारी चीजों में उनको पैसों की बहुत बड़ी दिक्कत थी. फंड्स उनको आसानी से नहीं मिले. सब जगह पे उन्होंने स्कॉलरशिप से ही पढ़ाई की, लेकिन स्कॉलरशिप के बावजूद भी खर्चा बहुत होता है. अगर आप यूएस में और लंदन में रहते हैं तो आसान बात नहीं है. वहाँ यहाँ से वहाँ ट्रैवल करना, उस जमाने में शिप में ट्रैवल करना होता था, रहना खाना पीना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट, वेरी एक्सपेंसिव. एंड he had an excellent academic career. He multiple PhDs उन्होंने हासिल किया, लॉ भी उन्होंने फैंटास्टिक तरीके से कंप्लीट किया. और उन्होंने इंडिया में तो लॉयर बने, लंदन में भी उनको लॉयर का स्टेटस दिया गया, जो बैरिस्टर हम लोग कहते हैं ना. आप लोगों ने शब्द सुना होगा बैरिस्टर. जो लंदन में जाके लॉ कंप्लीट करता है और जो लॉ सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं उनको बैरिस्टर कहते हैं. तो इंडिया में तो लॉयर थे ही, लंदन में भी बैरिस्टर थे. फिर इंडिया में आए और हमारे फिर फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने इन्वॉल्वमेंट लिया. और जो उनकी अपनी जो स्पेसिफिक कम्युनिटी थी, जिनका कोई लीडरशिप था नहीं, उस कम्युनिटी को जो आगे ऊपर डेवलप करने के लिए, उसको एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए उन्होंने काफी मेहनत की. तो आज जितना भी हम लोग देखते हैं, जो आज हमारे सोशल इक्वालिटी का जो एक प्रिंसिपल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मूल आधार है, वो सोशल इक्वालिटी का एक लार्ज क्रेडिट जाता है बाबा साहेब को, कि उन्होंने ये सोशल इक्वालिटी जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कभी भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता किसी भी कम्युनिटी के बेसिस पे, किसी भी कास्ट के बेसिस पे. अब जैसे कि तो ये सारी चीजें जो हैं, जो इक्वालिटी विच इज वन ऑफ द मेजर principles of our constitution, ये सारे के सारे was possible only because of बाबा साहेब.
सो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, या इट वाज वेरी क्लियर दैट अभी ब्रिटिश जो है इंडिया छोड़ के जाने वाली है अप्रोक्सीमेटली 1945 तक, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो इट वाज क्लियर दैट अब ब्रिटिश जो है इंडिया छोड़ के जाएगी एंड इंडिया विल बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। तो जैसे मैंने आप पहले भी कहा कि जो पहला टास्क होता है किसी भी इंडिपेंडेंट कंट्री को, वो होता है अपना एक संविधान बनाना, अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि जो अभी हम लोग का पार्लियामेंट है, वो पार्लियामेंट तो 5 साल में एक बार इलेक्ट होता है, हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं। जैसे 2019 में इलेक्शंस हुए, 2014 में हुए, 2009 में हुआ, अब अगला इलेक्शन 2024 में होगा। तो पार्लियामेंट का इलेक्शन हर 5 साल में होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो इलेक्शन हुआ वो एक ही बार होता है और उसका केवल एक ही पर्पस था, वो था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाना। तो अभी जो हमारा पार्लियामेंट हाउस आप देख रहे हो ना, तो उस दिल्ली में, तो वहां पे उस समय 47 से लेके 51 तक कोई पार्लियामेंट नहीं बैठी, 47 से 51 तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सबसे ओनली काम, एक ही काम था उसका, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाना। तो 1950 में जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना, उसके बाद 51 में फर्स्ट जनरल इलेक्शंस हुए, तो पार्लियामेंट बना, और उसके बाद से पार्लियामेंट्री हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और पार्लियामेंट चुन के आता है। लेकिन ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि 46 से लेके 49 तक जो 3 साल जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तक 2 साल 11 महीने तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। जैसे हमारे आज के तारीख में इट इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होना है ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं भी है, और जिनके पास कॉन्स्टिट्यूशन हैं, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, लिखित में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उनमें से सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे इलैबोरेट और सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। एंड वर्ल्ड ओवर इसको लोग क्रेडिट देते हैं, इसको रिस्पेक्ट करते हैं कि हाँ इनका कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कई सारे कंट्रीज में उनके अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पे उसको देखा जाता है, उसको फॉलो किया जाता है, उससे लोग इंस्पिरेशन लेते हैं। सो दैट इज अ वेरी बिग क्रेडिट टू अस, एंड दैट इज पॉसिबल अगेन बिकॉज ऑफ बाबा साहेब, बिकॉज इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो 46 से 49 तक बैठी, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारे सब कमिटीज थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी जो था उसमें, वो था ड्राफ्टिंग कमिटी, कि कॉन्स्टिट्यूशन का फाइनल फॉर्म कैसा होगा, क्योंकि सजेशन सब जगह से आते थे, ऑल ओवर द कंट्री से सजेशंस आए, क्या करना है हमें, कैसे करना है, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो उन सारे सजेशंस को इकट्ठा करके, सोच विचार करके फाइनल फॉर्म में लाने का जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमिटी का था, एंड ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरपर्सन बाबा साहेब थे। सो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट कमिटी के सबसे इंपॉर्टेंट सदस्य बाबा साहेब थे, और उन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को किसी अपने कम्युनिटी के लिए नहीं बनाया, किसी एक स्पेसिफिक रीजन, स्पेसिफिक कास्ट के लिए नहीं बनाया, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन सारे देश के लिए बनाया। तो उनका ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरे देश के लिए एक भेंट है, एंड ये दिखाता है, दर्शाता है उनके महानता को, कि उन्होंने अपने पॉलिटिकल पार्टी या अपना वोट बैंक या अपने कास्ट के लिए नहीं सोचा, उन्होंने सोचा तो हैज एन इंडियन सोचा, हैज अ देश के नागरिक के जैसे सोचा। एंड यही सबसे बड़ी हमारे में खामी है। इफ ऑल ऑफ अस आर कॉन्स्टिट्यूशन से अगर हमें केवल एक सबक सीखना है, केवल एक, वो ये है कि हम लोग को अपने कास्ट के बेसिस पे नहीं सोचना है, हमें अपने प्रांत के बेसिस पे नहीं सोचना है, लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं सोचना है, गोत्र के बेसिस पे नहीं सोचना है, हमें सोचना है कि हम इंडियन हैं। और जो हम ये कदम उठा रहे हैं, जो हम ये स्टैंड ले रहे हैं, और जो हम ये काम कर रहे हैं, क्या ये इंडिया के बेनिफिट में है कि नहीं। दैट इज द मूल मंत्र जिसको कहते हैं ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का मूल मंत्र, दैट इज दिस इज द बेसिस, दैट इट इज एनकरेजेस एवरी पर्सन टू थिंक लाइक एन इंडियन, that you are not Marathi, you are not Gujarati, you are not Bengali, you are not Tamilian, you are not Haryanvi, you are Indian. You are not upper caste, you are not lower caste, you are not OBC, you are not Dalit, you are Indian. That is what our constitution teaches us. And ये चीज हम लोग अगर सब लोग उसको इनकलकेट करें, उसके अंदर अपने अंदर इस चीज को ग्रहण करें, so I think that is the biggest
लेसन दैट वी कैन लर्न फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा फायदा यही होगा। और आज की तारीख में हो नहीं रहा हम लोग। ऑफ कोर्स देयर हैव बीन ग्रेट डील ऑफ डेवलपमेंट, हमने 75 इयर्स तक कॉन्स्टिट्यूशन को चलाया है, अच्छी तरह से चला है, लेकिन अभी भी बहुत सारी एरियाज हैं। अगर हम लोग ये बैठ के पीछे आराम करके बैठ जाएं कि नो भाई हमारा एकदम सब चीज परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो देन वो गलत होगा। वी हैव टू रिकॉग्नाइज कि आज के तारीख में भी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो गोल है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आइडियल्स रखे हैं, वो अभी तक पूरी तरह से सिद्ध नहीं हुए हैं। अभी भी बहुत चीज बचता है, अभी भी बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा फायदा नहीं हुआ है। सो इसलिए प्लीज अंडरस्टैंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, बिकॉज इट, जैसे मैंने 2-3 पॉइंट सबसे पहले बोले कि सबसे पहले वो गंगोत्री है सारे कानून का। सारे कानून जो है कॉन्स्टिट्यूशन से ही फ्लो होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ सबक सिखाता है, वो सबक हर एक भारतीय को सीखने चाहिए। तो ये कोई एक लॉ का कोई सब्जेक्ट नहीं है। ऑफ कोर्स लॉ जब आप करते हैं तो उसमें पेपर्स होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, रिटन एग्जाम वगैरह आपको देने के लिए, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं एक जनरल आइडिया के आपको होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन खोला तो कौन से सेक्शन, कौन सा आर्टिकल 14 क्या कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है, वो सब बात की बात है। वो आगे जाके आप लोगों को अगर इंटरेस्ट होता है, आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली पढ़ते हो, तो आई वुड वेलकम इट, बिकॉज एवरीबडी शुड हैव अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। But today what my purpose is for you all to understand, for you all to that you all should know that constitution जो है वो क्या करता है कि it certain ideals, certain principles उसको दर्शाता है, वो हमें समझना चाहिए। that is equality, fraternity, liberty, brotherhood, ये सारे ideals हैं हमारे constitution के, and those are the constitutional ideals which every Indian must inculcate, every Indian must take it inside। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो बहुत आसान है, लिखा हुआ है शब्द देयर शैल बी इक्वालिटी इन इंडिया, तो उससे सब इक्वालिटी हो जाएगा। देयर शैल बी फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, देयर शैल बी फ्रेटर्निटी अमंग इंडियंस, तो ऐसे लिखने से हो जाएगा। सर्वधर्म समभाव, ऑल रिलीजन्स टू बी ट्रीटेड इक्वली, जस्ट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसे हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है वो हमारा एक ऑब्जेक्टिव है, एक टारगेट है। वो तभी पॉसिबल है जब हम लोग उसको समझें और उसको अपने में अपनाएं, क्योंकि जब तक वो नहीं अपनाते हैं तब तक वो कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेस नहीं हो सकता। तो अगर सही मायने में हमें बाबा साहेब को श्रद्धांजलि देनी है उनके आज उनके जन्म दिवस की तिथि पे, तो वो वी कैन डू दैट श्रद्धांजलि, तो फूल चढ़ाया, अगरबत्ती चलाया फोटो के ऊपर, वो सब फाइन। बट असली श्रद्धांजलि जो होती है कि उन्होंने जो अपने लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज किया वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो उन्होंने हमारे देशवासियों को उस जमाने के लिए भी, आज की पीढ़ी के लिए और कई सामने आने वाली पीढ़ियों के लिए जो एक मार्गदर्शन उन्होंने दिया है कि ऐसा आप लोगों को रहना है एज इंडियंस, वो चीज हमें इनकलकेट करनी है, वो चीज हमें अपनाना है, वो चीज हमें अपने अंदर ग्रहण करना है। और जब वो करेंगे तब वो असली क्रेडिट, असली कॉम्प्लीमेंट जाता है बाबा साहेब को कि हाँ उन्होंने जो किया दैट वॉज रियली नोटवर्थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज अंडरस्टैंड दी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स, कॉन्स्टिट्यूशनल गोल्स, ये जो है दैट इज इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ऑल दीज आर इन वेरी सिंपल टर्म्स कि दीज आर दी आइडियल्स जो हमारे आज से नहीं, हमारे देश में 5000 साल से ये सब मूल्य चलते आ रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में केवल वो लिखित फॉर्म में आया हुआ है। तो ऐसा नहीं कि इंडिया में कभी भाईचारा था नहीं, इक्वालिटी थी नहीं, एकता नहीं थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम लोगों को आपस में बांटती थी, धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे। सो कॉन्स्टिट्यूशन हमें जोड़ने का काम करता है। सो इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे बड़ा जो हमारा लाइफ में जो रोल है वो ये रोल है कि कश्मीर से कन्याकुमारी और गुवाहाटी से लेके गांधीनगर तक सब लोगों को एक ही कॉन्स्टिट्यूशन है, एक ही संविधान है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन के जो बाकी सेक्शंस हैं क्या है क्या नहीं, वो तो बात की बात है, लेकिन ये जो बेसिक मूल्य है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, ये आप जानें, ये आप समझें, एंड ये जब आप अपने में इनकलकेट करेंगे, एंड कल जब आप व्हेन यू ऑल पास आउट फ्रॉम दिस कॉलेज, व्हेन यू ऑल start working in whatever capacity, limit in small capacity or big capacity, but when you start working like ideal Indians, because the ultimate goal of the constitution is to create ideal India and ideal Indians. So once you act and behave like ideal Indians and ideal countrymen, that is the day when the constitution has succeeded, and that is the day when Baba Sahib's soul will really be happy. So I would like to conclude it here, and I would like to keep the floor open for question and answer sessions. तुम्ही मला मराठीमध्ये प्रश्न विचारा, नो प्रॉब्लेम, मराठी कळतं मला,
आता 25 वर्ष दिल्लीमध्ये राहिलो आणि मला मराठीची सवय आता सुटली आहे, पण तरी सुद्धा तुम्ही मराठीमध्येच मला प्रश्न विचारा, इफ यू ऑल फील कम्फर्टेबल, अँड आय शॅल ट्राय अँड आन्सर टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटीज. सर, संसदेला संविधानात बदल करण्याचा अधिकार आहे. भारतात अनेक घटना दुरुस्त्या होत आहेत. यामुळे संपूर्ण संविधान बदलले जाईल अशी भीती वाटते. त्याबद्दल सर तुम्हाला काय वाटतं? देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना इतना आसान नहीं है, यू नो, बिकॉज जो एक नॉर्मल लॉ है उसको आप इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं, बट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन यू नीड अ वेरी बिग बहुमत, यू नीड अ वेरी बिग मेजॉरिटी इन द पार्लियामेंट. सो देयरफॉर, एंड प्लस इवन इफ यू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन तो वो फाइनल नहीं है, फिर उसको चैलेंज कर सकते हैं आप सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में. फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्या करेगी, वो देखेगी कि ये जो चेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये कॉन्स्टिट्यूशन के फायदे में चेंज किया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट कर रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है. तो अगर कोई चेंज कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो सुप्रीम कोर्ट उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको स्ट्राइक डाउन करेगी. फिर वो लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है वो सेट असाइड हो जाएगा, वो समाप्त हो जाएगा, वो चलेगा नहीं. मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं जो आपको डर है. मान लो कल पार्लियामेंट एक लॉ बनाती है कि जिसने सबसे ज्यादा पैसा दिया उसी का एडमिशन होगा कॉलेज में. मतलब कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं, कोई मार्क्स का कोई देखना नहीं. हर एक कॉलेज में एक ऑक्शन सिस्टम चलेगा, बोली सिस्टम चलेगा कि जो सबसे ज्यादा पैसा दिया वो घुस गया कॉलेज में. तो सबसे ज्यादा पैसा देने वाले लोग मेडिकल में जाएंगे, सबसे ज्यादा पैसा देने वाले लोग आईआईटी जाएंगे, जिसके पास पैसा नहीं है वो अपना घर बैठो. मान लो ऐसा लॉ आया कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके हुए, तो वो लॉ चैलेंज हो सकता है पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट में मोस्टली, और कभी हाई कोर्ट में भी. और सुप्रीम कोर्ट उसको उस लॉ को डिस्ट्रॉय कर सकता है, सेट असाइड कर सकता है, ये कहते हुए कि सॉरी, आप ऐसा लॉ नहीं ला सकते जिससे जो इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बोला ना 3-4 मेन गोल्स हैं, मेन आइडियल्स हैं, उसमें से सबसे मेन है इक्वालिटी. तो इक्वालिटी के इस प्रिंसिपल के विपरीत है, उसके अगेंस्ट है, इसलिए ये वाला लॉ स्ट्राइक डाउन हो जाएगा. तो आपका जो चिंता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे चेंजेस आएंगे जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल संविधान है वही नष्ट हो जाएगा, वो इतना आसान नहीं है. अभी भी कोर्ट्स हैं, अभी भी, और अल्टीमेटली हम लोग हैं, वी आर द पीपल. हमें इसलिए मैंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए और एकदम सतर्क रहिए. तो बिकॉज आप लोग अगर केयरफुल रहेंगे, ओनली देन नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू टेक दिस रिस्क. यू सी, इफ पीपल, हम लोग अगर ध्यान नहीं देंगे और हम लोग भी अगर अपने सरकार को जो चाहिए वो करने को देंगे, तब सरकार ऐसे ही करेगा, कुछ भी करेगा. तो हमें चौकन्ना अल्टीमेटली रहना है, सब चीज कोर्ट पे या सब चीज पार्लियामेंट पे नहीं रखना है. इफ वी पीपल आर वेरी क्लियर ऑन दिस, अगर हम लोग इक्वालिटी को और एक नैरो ग्राउंड्स में एक दूसरे को आपस में हम लोग न लड़े और न अपने आप को बांटे, दैट इज द बिगेस्ट गारंटी टू एंश्योर दैट द पार्लियामेंट डज नॉट डू एनी मिस्चिफ. ओके, थँक यू सर. सर, मला एक असा प्रश्न विचारायचा आहे की सर, महाराष्ट्र आणि बेळगाव मध्ये सीमावाद चालू आहे ना सर, त्यावर मला प्रश्न विचारायचा आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीपासून बेळगाव कारवार सहित सीमा भाग महाराष्ट्रात यावा यासाठी आंदोलन चालू आहे. तर सर, हा सीमा भाग महाराष्ट्र येतो का आणि कसा? नाही, ते जरासा कॉम्प्लिकेटेड जे पॉलिटिकल प्रश्न झाला. आता काय, सी लुक ॲट द प्रॉब्लेम. सी 1956 च्या अगोदर ना, वी डिड नॉट हॅव, इंडियामध्ये काय होतं 1947 मध्ये, देयर वॉज ब्रिटिश इंडिया, म्हणजे दोज प्रोव्हिन्सेस विच वर डायरेक्टली अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश, अँड देर वर राजे महाराजांचे ते किंगडम्स, यु नो, प्रिन्सली स्टेट्स म्हणतात त्यांना. तो हे दीज वर द ओनली 2 टाइप्स ऑफ युनिट्स इन ब्रिटिश इंडिया. फॉर एक्झाम्पल बॉम्बे प्रेसिडेन्सी. आता बॉम्बे प्रेसिडेन्सी वॉज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश, आणि बॉम्बे प्रेसिडेन्सीमध्ये प्रेझेंट डे हाफ ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात आणि सुद्धा कराची सुद्धा, मतलब इमॅजिन इवन सम पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो वॉज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेन्सी. तो ते ओल्ड लॉ ग्रॅज्युएट्स, म्हणजे ते फॉर एक्झाम्पल लालकृष्ण अडवाणी साहेब, त्यांनी मग जे लॉ केलं, त्यांचं त्यांनी कॉलेज केलं, त्यांचं डिग्री इज फ्रॉम बॉम्बे युनिव्हर्सिटी, बट होते ते कराचीमध्ये. तेव्हा कराची was a part of India, मतलब United India, मतलब तेव्हा पाकिस्तान नव्हतं. So you must understand that when India became independent in 1947, तर ये असं ते आता प्रेझेंट डे मॅप मध्ये आहे ना, लिंग्विस्टिक रिऑर्गनायझेशन ऑफ स्टेट, मतलब भाषाच्या बेसिस मध्ये यू हॅव डिफरंट स्टेट्स, ते नव्हतं in 1947.
we only had British India and we had various princely states. म्हणजे महाराष्ट्राचा एक हिस्सा निजामच्या राज्यामध्ये होता, निजाम ऑफ हैदराबाद. तो मग 1950s मध्ये एक they started and movement that the country must be, all the provinces must be redrawn on the basis of language. सो देअरफॉर आता ते म्हणजे म्हणतात त्यांना एक स्टेट रिऑर्गनायझेशन कमिशन आलं 1955 मध्ये, अँड एंटायर इंडिया वॉज रीड्रॉन, द मॅप वॉज रीड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ लँग्वेज. सो दॅट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक रिऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन लँग्वेज. तो मधले प्रेझेंट 1956 मध्ये प्रेझेंट डे महाराष्ट्र आलं. महाराष्ट्र आणि गुजरात सेपरेट झालं. गुजरात वॉज एस्टॅब्लिश्ड ऑन बेसिस ऑफ गुजराती. Maharashtra was established on basis of Marathi. Andhra Pradesh was established on basis of Telugu. Tamil Nadu established on basis of Tamil. Kerala on basis of Malayalam. Asa karta karta we had various states. Ata language ke basis pe you can organize India, but the administrative convenience mein that was not always there, because there were some border districts in which there were two languages which are equally powerful. Mag काय करायचं? आता बेलगाव. बेलगाव मध्ये 50% फॉर एक्झाम्पल मराठी स्पीकिंग, 50% नॉन मराठी स्पीकिंग. You see, so that is one of the problems, and there are several border states, which have this problem. Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu have this problem. Then Maharashtra and Karnataka have this problem. So 99% we were able to redraw India, change India, and उसको ऐसा बनाया हम लोग ने जैसे linguistic language के basis पे हम लोग ने अलग अलग स्टेट बनाया. लेकिन ये 100% पॉसिबल नहीं है. ये कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा ही होगा. एक दो ऐसे एरियाज होंगे जो इसको एग्जैक्ट हम लोग काट नहीं सकते. इट्स नॉट पॉसिबल कि एकदम 100% परफेक्ट, क्योंकि कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपने भी इसमें महाराष्ट्र में भी, जहाँ पे जैसे अपना ओस्मानाबाद, औरंगाबाद, ये सब तो निजाम के अंडर था वो 200 साल के लिए. तो उधर दक्षिणी भाषा, दक्षिणी हिंदी बोला जाता है. देन विदर्भा वाज अ सेपरेट स्टेट. उसको विदर्भा और जो आज का मध्य प्रदेश है 200 साल तक एक ही था. इट वाज नोन एज सेंट्रल प्रोविंसेस. उसके पहले महाराष्ट्र वाज नॉट देयर. सो कोंकण एंड बॉम्बे, जो अभी का मुंबई सिटी है, कोंकण है, दैट वाज अ पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी. तो अभी जो आप मैप में महाराष्ट्र देखते हो वो ब्रिटिश के टाइम पे 4 अलग अलग जगह पे था. वो एक महाराष्ट्र था ही नहीं. और दैट इज, और वैसे ही हर एक स्टेट में भी यही प्रॉब्लम है. वो ब्रिटिश टाइम में उसका मैप ही अलग था. तो हमने काफी हद तक वी हैव ट्राइड टू क्रिएट इट. लेकिन हम लोगों को यह समझना चाहिए कि दैट अल्टीमेटली 100% एग्जैक्ट बटवा पार्टीशन करना स्टेट होगा वो पॉसिबल नहीं है. वो कुछ ना कुछ लफड़ा होगा ही होगा. तो अभी बेलगांव केस में, अभी बेलगांव का प्रॉब्लम में हम लोग का प्रॉब्लम क्या है कि बेलगांव के प्रॉब्लम को हम लोग यहाँ से हैज महाराष्ट्रन्स देखते हैं एंड उधर से वो लोग हैज कन्नडिगास देखते हैं. नो, अगर हम लोग बेलगांव के प्रॉब्लम को हैज इंडियंस देखने लगे ना, इधर से भी हम लोग इंडियंस के जैसे देखे और उधर से भी कर्नाटका से भी वो लोग उसको इंडियंस के जैसे देखने लगे, तो ये प्रॉब्लम आसान हो जाएगा. You see, this is what I'm trying to say. So it's sometimes very difficult, to get this. I understand Belgaum mein we have a good amount of with the Maharashtra Ekikaran Samiti bhi hai in Belgaum, and there is a good percentage of Marathi speaking population, but sometimes it will not be possible. There will be 1 or 2 districts here and there, 1 or 2 areas here and there, which will not be possible to have an exact division. So therefore we should not have this violence, killings and all these things. If Maharashtra and Karnataka approach this as Indians, then I think this problem can be resolved to a large extent. We can have common control over that district, or certain parts of the, or if not the entire district, some part of the district can be given to Maharashtra. But this can be done only in a peaceful and a negotiated manner. हम लोग अगर झगड़ा करेंगे, उधर राइट्स चलेगा, मारामारी चलेगा, तो उधर कर्नाटक के साइड के वहां के भी नेता लोग उनको भी भड़काएंगे ना, बोलेंगे कि नहीं अपना स्टेट का हिस्सा जा रहा है दूसरे स्टेट में. तो दैट इज द प्रॉब्लम कि हम द वायलेंस एंड दिस शुड नॉट टेक प्लेस. We should sit across the table and try and see what best we can, but both of us should realize कि कुछ ना कुछ problem तो होगा. You can't have 100% linguistic organization without any problems. Next question. Thank you, sir. सर, UPSC आणि MPSC या 2 परीक्षा वेगवेगळ्या का ठेवल्या गेल्या? नहीं, that's a current. See, there's a logic behind it. When I did, मैंने जब अपना schooling किया ना, तो I did it from state board, Maharashtra state board. आणि
अंडर द एंड अगेन कमिंग बैक टू द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देर आर टू सेपरेट सर्विसेज, एक विच इज नोन एज सेंट्रल सर्विसेज एंड दूसरे विच इज नोन एज स्टेट सर्विसेज. अभी सेंट्रल सर्विसेज मध्ये IAS, IPS, इंडियन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सर्व्हिस, इंडियन पोलीस सर्व्हिस, अँड मग इंडियन फॉरेन सर्व्हिस, मग कस्टम्स अँड रेव्हेन्यू, हे सगळे येतात ते सेंट्रल सर्व्हिसेस मध्ये. And then at the state level there is a separate administration, where we have state level officers. So in the state, not more than 2 to 5% of the total officers will be from the center. Rest 95-97% of the civil servants, they will be from the state. So because there are two separate type of officers, central government officers and state government officers, because of that दो सेपरेट रिक्रूटमेंट एजेंसी है. यूपीएससी इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट करने के लिए, और एमपीएससी जो है वो स्टेट लेवल ऑफिसर्स का रिक्रूटमेंट करने के लिए. अगर मान लो एक ही एजेंसी होता, अब महाराष्ट्र में आपको तालुका लेवल पे चाहिए, जिला लेवल पे चाहिए, तो उसका नियुक्ति दिल्ली में बैठकर ऑफिसर थोड़ी कर पाएगा. सो इसलिए उसका कारण है ना, हर एक स्टेट का अपना एक कमीशन है. जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, गुजरात में गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश स्टेट पब्लिक कमीशन. तो जो स्टेट लेवल के जो ऑफिसर्स हैं या स्टेट लेवल का जो जॉब है, उसका रिक्रूटमेंट करने के लिए वो बोर्ड है. क्योंकि वो स्टेट वालों को ही पता है ना. अभी हम लोग महाराष्ट्र में हैं तो हम लोग को पता चलेगा कि भाई औरंगाबाद में ज्यादा चाहिए, विदर्भ में चाहिए, जलगांव में चाहिए, तो वो स्टेट लेवल आदमी डिसाइड कर पाएगा, सोच कर पाएगा अच्छे से. अब दिल्ली में जो बैठा है वो तो डिसाइड नहीं कर पाएगा, उसको तो आइडिया नहीं है कि किसमें रिक्रूटमेंट, सिंधुदुर्ग में ज्यादा चाहिए कि जालना में ज्यादा चाहिए. सो दैट्स द रीजन व्हाई यू हैव टू सेपरेट सर्विसेज, एंड बिकॉज देयर आर टू सेपरेट सर्विसेज देयर आर टू सेपरेट बोर्ड्स. यूपीएससी केवल सेंट्रल सर्विसेज के लिए रिक्रूटमेंट करती है, एमपीएससी या कोई भी स्टेट बोर्ड केवल स्टेट बोर्ड के लिए रिक्रूटमेंट करती है. और यूपीएससी में जब रिक्रूटमेंट होता है सेंट्रल सर्विसेज ऑफिसर्स का, वो रिक्रूटमेंट होने के बाद फिर उनको वेरियस स्टेट्स में डेप्यूटेशन के लिए भेजा जाता है. तो अगर आईएएस सिलेक्ट हो गया कि यूपीएससी के एग्जाम के लिए, या आईपीएस सिलेक्ट हो गया, तो उसके बाद उसको स्टेट वाइज किसी काडर में भेजा जाता है. किसी को महाराष्ट्र मिलेगा, किसी को तमिलनाडु मिलेगा, किसी को वेस्ट बंगाल मिलेगा, तो उस हिसाब से वो लोग जाते हैं. सो दैट इज द लॉजिक कि दो अलग अलग सर्विस, इसलिए दो अलग अलग बोर्ड या दो अलग अलग कमीशन फॉर रिक्रूटमेंट. ओके, थँक्यू सर. सर, अनेक वेळा केंद्र सरकार चुकीच्या प्रकारे राज्यांच्या कारभारात हस्तक्षेप करून राष्ट्रपती राजवट लावते. असाच महाराष्ट्रातील प्रसंग आपण सोडवला. सर, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्याकडे नक्की कोणते अधिकार आहेत ते सांगा. अगर ऐसा गलत तरीके से सेंटर ऐसा इन्वॉल्व होता है ना, तो सबसे बिगेस्ट जो एक सोल्यूशन है इसका, जो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो. जैसे 2019 में जब ये राज्यपाल शासन लगा था महाराष्ट्र में, तो महाविकास आघाड़ी सुप्रीम कोर्ट गई थी. तो सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने बताया कि देखो हमारे संविधान में आर्टिकल 356 है, 356, उसके तहत डिसाइड होता है कि उधर राज्यपाल शासन या प्रेसिडेंट का रूल लगेगा कि नहीं लगेगा. एंड प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला गया कि ये सब कंडीशन होना चाहिए, उसके बाद ही आप डाल सकते हो. लाइक फॉर एग्जांपल, एक गवर्नमेंट कोई काम ही नहीं कर रही है, उधर टोटल एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स हो गया है, उधर पूरा मारामारी चल रहा है, दंगा चल रहा है, लफड़ा चल रहा है. सो ऐसे सब सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाँ, आप इसको स्टेट गवर्नमेंट को बर्खास्त कर सकते हो, और सेंट्रल रूल, प्रेसिडेंट्स रूल डाल के उसको कुछ टाइम तक के लिए देख लो, सिचुएशन को कंट्रोल में लाओ, नॉर्मलसी लाओ, और उसके बाद ही आप इलेक्शन करके नया स्टेट गवर्नमेंट इलेक्ट कराओ. लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि आजाद, हर एक जो भी गवर्नमेंट पार्टी आती है सेंटर पे, ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी का है, हर एक पार्टी का ये लफड़ा है. जो भी पार्टी आती है सेंटर में, वो ऑपोजिशन वाली जो पार्टी होती है स्टेट गवर्नमेंट को, उसको कुछ ना कुछ बहाने से डिसमिस करने के चक्कर में रहती है. तो ये कोई ग्राउंड नहीं होता ऐसा, ये कि जैसे सेंटर में किसका पार्टी, सेंटर में मान लो कांग्रेस का पार्टी है और महाराष्ट्र में मान लो बीजेपी का सरकार है, तो जस्ट बिकॉज आप लोग दो अलग अलग सरकार से पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब नहीं कि कांग्रेस के पास ये अधिकार है कि इस महाराष्ट्र बीजेपी सरकार को डिसमिस कर दे. तो अलग पॉलिटिकल पार्टी होना कोई कारण नहीं है डिसमिसल का. वो अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 356, इट इज ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर.
it is total breakdown of administration, only then can the state government be dismissed. And आजादी से लेके अब तक more than 100 times ये पावर इस्तेमाल किया गया है, and 90% से ऊपर ये पावर गलत तरीके से इस्तेमाल किया है. बट उसका सुप्रीम कोर्ट ने ओवर 1994 में एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया, 2006 में भी एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया. 2006 में आई वाज इन्वॉल्व इन दैट केस. 1994 में कर्नाटका के केस में उन्होंने जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और 2006 में बिहार के केस में उन्होंने जजमेंट दिया, इन विच उन्होंने एक सर्टेन रूल्स ले डाउन किए कि कभी भी सेंटर को, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने से बजाय, कोई हस्तक्षेप करने के पहले ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए, तभी डिसमिस कर सकते हैं. और उसके अगेंस्ट अगर डिसमिस किया तो आप आओ सुप्रीम कोर्ट या आओ हाई कोर्ट, एंड वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिसमिसल ऑर्डर उसको वो लोग सेटिसाइड करके वापस स्टेट गवर्नमेंट को नियुक्त कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. थँक्यू सर. तर इंदिरा गांधींनी जेव्हा आणीबाणी लावली होती तेव्हा सुप्रीम कोर्टने हस्तक्षेप केला नव्हता. सध्या मात्र सुप्रीम कोर्टने अनेक गोष्टी हस्तक्षेप करताना आपल्याला दिसते, तर त्याबद्दल नक्की काय तरतुदी आहे? जरा पुन्हा बोला, आय कुडंट हिअर. काय म्हणतात तुम्ही? तर इंदिरा गांधींनी जेव्हा आणीबाणी लावली होती तेव्हा सुप्रीम कोर्टने हस्तक्षेप केला नाही. इमरजेंसी ना, हाँ नहीं, तेव्हा नहीं केला. दैट्स राइट, यू आर राइट, बट दैट इज, वो बहुत पुराना कहानी हो गया ना, वो तो 1970s का है, आज से 45-50 इयर्स पहले की बात है. उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया था, लेकिन उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हुए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर किया है, हाई कोर्ट्स ने इंटरफेयर किया है, वो लोग ने लॉ लेट डाउन किया है. सो ऐसा नहीं है कि हमेशा सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने करके कुछ मदद किया है, कभी कभार वो लोग ने नहीं भी किया है. बट ब्रॉडली ऐसा नहीं है कि हमारे पास उसका कोई सोल्यूशन नहीं है. मतलब ऐसा नहीं कि मतलब गलत तरीके से सेंटर ने किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया तो कोई लीगल कोई हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, लीगल कोई हमारे पास रास्ता नहीं है, ऐसा नहीं. लीगली है, सुप्रीम कोर्ट ने बताया है. कभी कभार कुछ केसों में सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करती है, कभी कभी नहीं एक्सेप्ट करती है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते. जैसे कोई एक मैच होता है, कभी आप जीतते हो कभी हारते हो, तो अगर तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, विक्ट्री एज वेल एज डिफीट इन द सेम मैनर. यू शुड नॉट this thing. Sometimes, many times we lawyers also not able to convince the court, not able to tell the court ki what is the issue, क्या है क्या नहीं है. So वो सोल्यूशन है, उसका एक समाधान है, एक रेमेडी है. ऐसा नहीं है कि मतलब सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है और हम लोग नागरिक लोग कुछ उसका सोल्यूशन नहीं कर सकते. थँक्यू. सर, मूलभूत कर्तव्य, अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्वे यामध्ये काय फरक आहे? फरक एवढाच आहे की मूलभूत कर्तव्यामध्ये इफ दॅट इज व्हायलेटेड, जैसे फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज. फंडामेंटल राइट्स मध्ये अगर वायलेशन होतं तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द कोर्ट. फंडामेंटल ड्यूटीज मध्ये वायलेशन होता तो यू कांट अप्रोच द कोर्ट. दैट इज वन ऑफ द मेजर थिंग्स. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया वो लोगों ने, तो उन्होंने क्या किया कि फंडामेंटल राइट्स का एक चैप्टर रखा जो कंपलसरी है. मतलब उसमें से अगर कुछ भी वायलेशन होता है तो आप सीधा कोर्ट जा सकते हो. जैसे आर्टिकल 14 है, एक सेक्शन नंबर 14 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कहता है इक्वालिटी होना चाहिए इंडिया में. तो अगर इक्वालिटी है और अगर मान लो किसी हर एक क्लास के अंदर इक्वालिटी होना चाहिए, अलग अलग कैटेगरीज हो सकते हैं, जनरल का हो सकता है, ओबीसी का हो सकता है, SC ST का हो सकता है, लेकिन उन कैटेगरी के अंदर इक्वालिटी होना चाहिए. मान लो 2 जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज क्या करती है, जिसको कमती मार्क्स मिला है उसको एडमिशन मिल देती है और जिसको ज्यादा मार्क्स मिला है उसको एडमिशन नहीं देती है, क्योंकि कमती वाले ने पैसा खिलाया होगा तो उसको दिया, ज्यादा वाले ने को मार्क्स एडमिशन ने पैसा नहीं दिया तो उसको नहीं दिया. तो यू गो टू द कोर्ट में जाओ एंड कोर्ट में बोलो कि देखो जो फंडामेंटल राइट्स का जो हमारा चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 3 ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 14, ये सीधा उसका वायलेशन है कि ये डिस्क्रिमिनेशन किया है कि मेरे को ज्यादा मार्क्स मिला है लेकिन मुझे एडमिशन नहीं दिया और मुझसे कमती मार्क्स वाले को एडमिशन दिया है. तो कोर्ट बोलेगी यस यू आर राइट, ये गलत है, ये नहीं हो सकता है, तो जो आपके नीचे वाले को जिसको एडमिशन दिया उसको कैंसिल करके आपको एडमिशन मिलेगा. ये हो गया हमारा फंडामेंटल राइट्स. लेकिन एक अलग चैप्टर है ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज. अब फंडामेंटल ड्यूटीज में वो अगर वो कंपलसरी चीज नहीं है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो बहुत बढ़िया. अगर आप बाई चांस फॉलो नहीं कर पाए तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल फंडामेंटल
ड्यूटीज हैं या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज जिसको हम लोग कहते हैं इन पार्ट 4A, कि दीज आर दी एक गाइडलाइंस, एक ब्रॉड गाइडलाइंस दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को, ऐसा होना चाहिए। अगर आप कर पाओ तो ठीक है, नहीं कर पाओ तो नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल एक उसमें एक है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, there should be uniform civil code all over the country, but it's a part of directive principles of state policy, it's a part of it's not a part of fundamental rights. अगर मान लो पूरे कंट्री में डायरेक्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होता है तो उसके अगेंस्ट आप कोर्ट नहीं जा सकते हो। आप कोर्ट में एक पिटीशन नहीं फाइल करके नहीं बोल सकते हो कि भाई पूरे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाओ। क्यों? क्योंकि वो पार्ट 3 का हिस्सा नहीं है, जो फंडामेंटल राइट का उसका हिस्सा नहीं। जो फंडामेंटल राइट वायलेट होता है उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हो। अगर फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं हो रहा है, अगर फंडामेंटल ड्यूटीज या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वायलेट हो रहे हैं, उसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते। सो दैट इज वन ऑफ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द टू। एक कंपलसरी है और दूसरा नॉन कंपलसरी है। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चंस? हाँ, हॅलो सर. हाँ बोला. सबरीमाला केसच्या संदर्भामध्ये थोडा आपला एक्सपिरियन्स जो आहे तो आमच्याशी विद्यार्थ्यांशी शेअर करतात सर. ती केस आपण जिंकली होती, तर याबद्दल आपला जो अनुभव आहे तो प्लीज सांगा. ठीक है, शबरीमला वाले केस में में ऑल्दो हम लोग केस जीते हैं, बट इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड इशू। वो बहुत सिंपल साधारण इशू नहीं है। जैसे इसके पहले मैंने जो एग्जांपल दिया कि मेरे को ज्यादा मार्क्स मिला, किसी दूसरे वाले को कम मार्क्स मिला, उसको एडमिशन मिला, मेरे को एडमिशन नहीं मिला, तो वो तो एकदम ओपन एंड शट केस होता है, ब्लैक एंड व्हाइट केस होता है। अब शबरीमला में देखो, आपको समझने के लिए दोनों साइड का समझना जरूरी है। जो हम लोग का साइड का था, जो हम लोग ने बोला कोर्ट में, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे पार्टी का भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होता है, हम लोग केवल अपना बात समझते, दूसरे पार्टी को समझने का कोशिश नहीं करते। तो अभी दोनों पार्टी ने क्या क्या बोला कोर्ट में। जैसे हम लोग का पार्टी था, वो ये कह रहे थे कि ये प्रथा जो थी, ये इतने टाइम से चली आ रही थी, आज से 100 साल 200 साल 500 साल पहले तो ठीक था कि आप एक सर्टेन एज ग्रुप के लेडीज को भगवान का दर्शन करने से मना कर रहे थे। लेकिन आज की तारीख में इन 2021 जब इतना हम लोग प्रोग्रेस कर चुके हैं, इतना हम लोग ने डेवलपमेंट देखा है, आज की तारीख में वुमेन के अगेंस्ट ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करना गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल, आज से 100 साल पहले सती का प्रथा था, आज से 100-150 साल पहले चाइल्ड मैरिज का प्रथा था, आज से 100-150 साल पहले तक विडो रीमैरिज नहीं होता था। मतलब बचपन में अगर वो विधवा हो गई तो जीवन भर उसको, 8-10 साल में अगर विधवा हो गई तो 90 साल तक उसको ऐसे ही रहना पड़ता था। तो बहुत सारे ऐसे सोशल प्रैक्टिसेस थे जो 500, 1000, 1500, 2000 सालों से चलते आ रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उसको बंद किया। टाइम के साथ हम लोग सब चेंज हुए, तो इसलिए हम लोग ने बोला कि ये रूल भी चेंज होना चाहिए। ये आप लेडीज पे छोड़ो, क्योंकि सबरीमला में जो 15 से लेके 50 तक का एज ग्रुप की लेडीज थी, उनको दर्शन करने के लिए अलाउड नहीं था। तो हमने बोला कि भाई ये एक बैन नहीं होना चाहिए, आप लेडीज पे छोड़ दो। वो अगर दर्शन करना चाहते हैं तो उनको करने दो, वो अगर दर्शन नहीं करना चाहते हैं तो उनका राइट है, वो ना करें। लेकिन आप बैन नहीं कर सकते, सबको एक साथ बाहर नहीं निकाल सकते। वो हमारे जो संवैधानिक प्रिंसिपल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है ऑफ इक्वालिटी, उसको टोटली वायलेट करता है। तो ये हमारा स्टैंड था। जो दूसरी पार्टी का स्टैंड था, और उनके स्टैंड में भी दम था, ऐसा बात नहीं है। दे आल्सो वेरी गुड पॉइंट। दे से कि देखो, ऐसा नहीं कि हम लोग हर एक टेंपल में 15 से 50 के एज ग्रुप की लेडीज को हम लोग एंट्री करने से मना कर रहे हैं। हम लोग केवल इस अयप्पा वाला जो मंदिर है शबरीमला में, केवल उसी टेंपल में मना कर रहे हैं, क्योंकि उधर का जो भगवान है, उधर की जो मूर्ति है उस भगवान की, वो नैस्तिक ब्रह्मचारी है। मतलब वो अपने सामने किसी भी 15 से 50 साल के उम्र की लेडी को वो एक्सेप्ट नहीं करता कि वो मेरा दर्शन करे। और ये हजारों साल की आई हुई प्रथा है, और कोर्ट को इस प्रथा में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो ये उनका स्टैंड था। अब सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में भले ही हमारे फेवर में ऑर्डर पास किया और बोला कि नहीं, ये सिस्टम गलत है और 15 से 50 की एज ग्रुप की औरतों को आप एंट्री करने दो। लेकिन अभी तक स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एक पॉलिटिकल मुद्दा बन गया ये, क्योंकि एजिटेशन हुआ, झगड़ा हुआ, ये वो वोटिंग इलेक्शन में लोगों का ये है। तो ये एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल इशू से हटके ये बन गया है एक पॉलिटिकल इशू। तो और अभी फिर रिव्यू पिटीशन फाइल हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अभी भी सुप्रीम कोर्ट में आगे जाके वो लोग एक बड़ा बेंच फिर से ये केस सुनेगा
कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन जो मेरा एक हमेशा एक ये कि ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज मैंने केस किया तो मैं अपने आप को सही मानूंगा और दूसरी पार्टी को गलत, ऐसा नहीं। मैं आप लोगों को दोनों साइड बताना चाहता हूँ कि हमने क्या बोला और दूसरे पार्टी ने क्या बोला, और आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि दोनों पार्टी में से कौन सा सही है। यू सी, सो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सिर्फ क्योंकि मैंने वो केस किया तो मेरा ही वाला जो हम लोग का लाइन सही है, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं केवल ये कह सकता हूँ कि देखिए टाइम के साथ साथ सभी लोग चेंज होते हैं। हम लोग 2021 में 1921 में देश का क्या पॉलिटिकल सिचुएशन था, क्या कल्चरल सिचुएशन था, क्या सोशल सिचुएशन था, क्या वो 2021 के जैसा था 1921 में? नहीं। 1821 में कैसा था, 1721 में कैसा था, 1521 में कैसा था? तो हर एक सिस्टम जो है वो टाइम के साथ जो एक मूल आधार होता है सोसाइटी का वो तो सेम रहता है, लेकिन कुछ प्रैक्टिसेस होते हैं, कुछ प्रथाएं होती है जो टाइम के साथ हमें चेंज होना होता है। अच्छा, दूसरी साइड जो हमारी ऑपोजिट साइड थी वो कहते थे अरे आप केवल हिंदू धर्म में क्यों बोल रहे हो, आप मुसलमानों को बोलो, आप क्रिश्चियन को बोलो, आप सिख को बोलो, उनके मुसलमानों के वहां पे तो डिस्क्रिमिनेशन है। देखिए, अगर दूसरी जगह पे डिस्क्रिमिनेशन है तो दैट शुड नॉट बी अ ग्राउंड कि अपने जगह पे भी हम लोग डिस्क्रिमिनेशन करें। अगर उनके वहां पे डिस्क्रिमिनेशन है तो हमें उन्हें सुधारना चाहिए, उनके जैसे हमें नहीं बनना चाहिए। एक कॉमन सर क्या बोला सर, मुझे क्वेश्चन था। हेलो सर, मुझे क्वेश्चन था कि वो जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में यूथ फेस्टिवल में अगर डिस्क्वालीफाई करते हैं स्टूडेंट को तो वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप जरा स्क्रीन पे आके पूछिएगा, स्क्रीन पे आइएगा। आप कौन प्रश्न पूछ रहे हैं सुनील जी? क्या आप आवाज जी, अगर डिस्क्वालीफाई करते वक्त अगर यूनिवर्सिटी में अगर कोई भी बच्चा अगर सालों से, जैसे अभी आपने कहा कि जो स्थिति पहले थी वो आज नहीं है या आगे जाके बदल सकती है, लेकिन मैं बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि उस वक्त के सुनील फर्नांडिस जो थे वो आज इतने साल बाद भी वैसे ही है और उसी तरह डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं। तो मैं क्वेश्चन पूछने वाला था कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन यूथ फेस्टिवल में सही है या गलत है, या एटलीस्ट लिटरेरी इवेंट में, इतना ही पूछने वाला था मैं। जवाब ये, अगर आदेश बांदेकर का स्टूडेंट है तो डिस्क्वालिफिकेशन 90s में भी गलत है, आज भी गलत है। लेकिन अच्छा लगा, मैं अभी एक दूसरी जगह था और मुझे पता चला दलवीर सर के पास कि आज सुनील कनेक्ट होने वाले हैं, तो मैं ऐसी जगह शूटिंग कर रहा हूँ, वहां पे रेंज भी नहीं मिल रही है, फिर भी मैं कनेक्ट हुआ क्योंकि मुझे इतना प्राउड मोमेंट है आज के लिए। और शायद आप यानी बाकी लोग समझ नहीं पाएंगे, मगर दलवीर सर और मैं फील कर रहा हूँ कि आज सुनील फर्नांडिस सर, ऐसे कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से काम कर रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई की पूरी यूथ फेस्टिवल टीम की तरफ से हमें बड़ा गर्व होता है। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट सुनील। मैं ऑफ एयर जाता हूँ क्योंकि मेरा इमीडिएट अगला शूटिंग है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओके आदेश। Hello, sir. Hello. Since there are being digital proofs used in Supreme Courts as proof, at what % can we trust those proofs? Because they can be manipulated very easily. नहीं, proof जो है, whichever courts you go for, digital proofs, whether it is Supreme Court or anything, there is a certificate of authenticity, मतलब ये कि ये मैनिपुलेट नहीं हुआ है वो आपको दिखाना होता है। एंड दूसरे पार्टी को पूरा चांस है उसको एग्जामिन करके देखने के लिए कि ये सही डिजिटल प्रूफ है कि इसमें कुछ झोलझाल किया है वो लोग ने, कुछ धांधलेबाजी किया है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी डिजिटल दिया तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। वो दूसरे पार्टी को भी चांस मिलता है उसको देखने के लिए, उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरा पार्टी अपना डिजिटल प्रूफ सामने कर सकता है, ये बोलने के लिए कि देखो ये टेम्पर किया हुआ है, ये असली डिजिटल प्रूफ नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि डिजिटलाइजेशन में इट्स नॉट लाइक कि ऐसा डाला तो 100% उसको एक्सेप्टेंस है। इट्स ऑलवेज द अदर साइड हैज अ चांस टू रिबट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो
बोला. सर मला एक क्वेश्चन आहे. बोला. कलम 370 आणि कलम 35A याबद्दल आपलं काय म्हणणं आहे? हे चुकीचं केलं सरकारने की हे करून आपल्याला फायदा झाला? नहीं, आता बघा, सी मेरा ये काम होगा आप लोगों को दोनों साइड का व्यू बताने का, है ना. जो कुछ इंडिया में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि 370 एंड 35A को होना चाहिए था, उसको कैंसिल नहीं करना चाहिए था, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो कैंसिल होना चाहिए. अब कैंसिल क्यों नहीं होना चाहिए था वो मैं आपको बताता हूँ. उनका ये कहना है कि जब 1947 में कश्मीर जो है वो इंडिया का पार्ट बना, तो उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने कश्मीर को एक गारंटी दी थी कि जब तक तुम इंडिया के अंदर होगे तब तक हम लोग 370 और 35A तुमको देंगे. मतलब वो कश्मीर लोगों का ये कहना है कि इंडिया ने हमें प्रॉमिस किया था कि हमें 370 और 35A होगा, इसलिए हम लोग इंडिया ज्वाइन करने के लिए एग्री हुए. और अब जो है आपने हमसे पूछे बगैर 370 और 35A को कैंसिल कर दिया. तो उनका ये मेन ग्राउंड है. उनका ये जो उसको उनके फेवर में जो बोलते हैं 370 और 35A के, वो ये कहते हैं कि हम लोगों को अगर आपने एक गारंटी दी थी, एक प्रॉमिस किया था, और हैज इंडियन गवर्नमेंट ने उस प्रॉमिस को तोड़ा. सो उनका ये कहना है. और जो दूसरे साइड वाले वो ये कहते हैं कि देखो कि 370 और 35A का जो हमने प्रॉमिस दिया था आपको, वो इसलिए दिया था क्योंकि उस टाइम पे पाकिस्तान को लेके प्रॉब्लम्स हो रहे थे, और अब जो है 75 इयर्स डाउन द लाइन सिचुएशन बदल गया है, और इसलिए सिचुएशन बदल गया तो आपको ये 370 और 35A का जरूरत नहीं है. ये 370 और 35A के वजह से प्रॉब्लम ही क्रिएट हो रहा है पिछले 70 ईयर्स से, उससे कोई सोल्यूशन मिला नहीं हम लोगों को, इसलिए इसको हटाओ और आप पूरी तरह से इंडिया में मर्ज हो जाओ. तो ये दोनों पार्टी का कहना है. लेकिन देखो, ये जो मैंने शबरीमाला को लेकर भी जो सवाल मैंने किया था कि देखिए कि कैसे लोग जो हैं या हमारे लीडर्स जो हैं वो पलटते रहते हैं. अभी 370 के लिए लोग कह रहे हैं कि टाइम के साथ बदलना चाहिए, और उस 1947 में 370 का कोई था, महत्व था, लेकिन 2020 में 370 का कोई महत्व नहीं है, तो खत्म होना चाहिए 2019 में. तो ठीक है, समझ गए. लेकिन वही चीज सबरीमाला के भी तो होता है ना, उसमें भी तो लोग कह सकते हैं कि देखो आज से 100 साल पहले आप लोगों ने औरतों को एंट्री नहीं दी, 200 साल पहले नहीं दी, 500 साल पहले नहीं दी, लेकिन अभी दो. टाइम के साथ हमें बदलना चाहिए. एंड टाइम के साथ, और कॉन्स्टिट्यूशन भी जब 1950 से लेके अभी तक 102 बार 103 बार चेंज हो चुका है, उसके छोटे छोटे अमेंडमेंट्स हो चुके हैं. तो इसलिए देखो 370 एंड 35A या किसी भी मुद्दे पे आप लोगों को दोनों पार्टी का, दोनों साइड का व्यू जानना चाहिए, अच्छे से जानना चाहिए, और फिर उसके बाद डिसाइड करो कि दोनों में से कौन सा व्यू आपके लिए सही है. और एक व्यू लेने से पहले दूसरे व्यू को और अच्छे से समझो. मान लो आपको लगता है कि नहीं 370 जाना चाहिए, ये आपका व्यू है, लेकिन ये व्यू पकड़ने से पहले पूरी तरह से कोशिश करो कि जो दूसरा पार्टी का, दूसरे साइड का है जो बोल रहा है कि ये 370 नहीं जाना चाहिए, वो ऐसा क्यों बोल रहा है, उसका ईच एंड एवरी पॉइंट समझो, उसके सारे आर्गुमेंट समझो, सारे पॉइंट, और उसके बाद फिर अपना फैसला लो. एंड दैट्स ऑल आई वुड से, हैज इंटेलिजेंट यंग स्टूडेंट्स. This is, and tomorrow you will be responsible citizens of this country. You will be someone whom we all should be proud of. This is what should have ultimately happen. किसी भी मुद्दे पे, किसी भी टॉपिक पे अपना मत, अपना व्यू लेने से पहले दूसरा का व्यू, दूसरे का मत पहले समझो, और उसके बाद फिर अपना फाइनल डिसाइड करो कि अपना क्या व्यू होना चाहिए. ठीक है? ओके सर, थैंक यू. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. Hello, sir. Am I audible? Yes, you're audible, please. सर, पॉलिटिकल पॉवरचा जो इन्फ्लुएन्स आहे तो ज्युडिशियरी मध्ये वाढत चाललेला आहे. जेणेकरून लास्ट इयर मध्ये जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस त्यांनी समोर येऊन म्हटलं चाललं देश संकट में, जो पॉलिटिकल पॉवर्स आहे ते पॉलिटिक्स इन्फ्लुएन्स जास्त वाढत आहे कॉन्स्टिट्यूशन ज्युडिशियल पॉवर मध्ये. सो इट इज गुड फॉर डिसबँड. नाही, कसं गुड असणार, तर बॅडच असणार ना. सो इट्स नॉट अ गुड थिंग. आता मग सर याच्यावर सर काय परिणाम, म्हणजे याच्यावर काय उपाय काय करताय? उपाय म्हणजे आता बट इट इज अ प्रॉब्लम विथ मोस्ट ऑफ द गव्हर्नमेंट्स. There is always, whichever government has been there, even in the past also, there have been the governments which have
जिसने इंटरफेयर किया है, वो एक होता है कि जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जरा सा अगर वीक होगा तो इंटरफेरेंस कम होता है, और जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जरा सा स्ट्रांग होता है, कोई भी पार्टी का क्यों ना हो, उसमें जरा सा इंटरफेरेंस लेवल हाई हो जाता है। तो अल्टीमेटली इसका सोल्यूशन जजेस के पास ही है, इसका सोल्यूशन आपके पास नहीं है, मेरे पास नहीं है, और किसी के पास नहीं है। उनको इस चीज का सोल्यूशन करना है कि अगर एक लीगल लिमिट है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन अगर उस लीगल लिमिट को पार क्रॉस करके इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वो जजेस को आपस में मिलके उसको सॉल्व करना चाहिए। उसमें हम और आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो पूरा उनके पास पूरा पावर है। हम लोगों से कई ज्यादा पावर जजों के पास है। इंडिया में शायद ही ऐसे कोई लोग हैं जिनके पास इतना पावर है जितना जजेस के पास है। आप और हम तो कुछ नहीं है उनके मुकाबले, और अगर वो लोग इस चीज का सोल्यूशन नहीं कर सकते तो आप और मैं भी नहीं कर पाएंगे सोल्यूशन। ये एकदम फ्रैंक बात है। अगर सोल्यूशन है तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन केवल जजेस के पास ही है, और वो ही कर सकते हैं। आम नागरिक इसमें कोई सोल्यूशन नहीं दे सकता उनको, और ये उनको करना चाहिए, बिकॉज अगर वो लोग नहीं करते इस बात का सोल्यूशन, तो आम नागरिक का जो एक फेथ है सुप्रीम कोर्ट पे या हाई कोर्ट्स पे या जुडिशरी पे, वो डगमगाएगा। तो आज की तारीख में आर्मी है, जुडिशरी है, एक इन सब लोगों पे इंडियंस का भी बहुत फेथ है। तो उनको ये समझना चाहिए कि ये फेथ टूटना नहीं चाहिए। उनके पास पूरा पावर है, हमारे संविधान में उनको फुल पावर दिया गया है कि अगर कोई इंटरफेरेंस करता भी है तो उसको कैसे उनको सॉल्व करना है। तो ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड वी कैन ओनली होप कि they take the right things. थैंक यू सर। बट सर वो जो रिजल्ट देना चाहिए, जो उनको अच्छा लगता है कि ये दिस इज द राइट डिसीजन, वो नहीं दे पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल प्रेशर एंड पावर। एंड सर ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज द ग्रेटेस्ट, ओके, बट पॉलिटिक्स नाउ पॉलिटिक्स गेटिंग मच इंपॉर्टेंस, सो दैट्स व्हाई द इन्फ्लुएंस ऑन कॉन्स्टिट्यूशन एंड जुडिशरी। उसका सोल्यूशन आपके हाथ में ना, उसका सोल्यूशन जजों के हाथ में नहीं है। तो आप ऐसा गवर्नमेंट इलेक्ट मत करो जो जज सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसा इंटरफेरेंस कर रहे हैं। वो हम लोगों ने इलेक्ट किया ना, है कि नहीं? क्या तो है सर। तो ऐसा सोल्यूशन है कि भाई ऐसे गवर्नमेंट को इलेक्ट मत करो। तो अगर गवर्नमेंट इलेक्ट किया है तो फिर बाद में भुगतो। ऐसा तो दैट इज अल्टीमेटली इन द हैंड्स ऑफ द वोटर। अगर आप अगर आपका व्यू मेजॉरिटी ऑफ इंडियन शेयर करते हैं तो हो सकता है वो लोग ऐसा सरकार को इलेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हो सकता है आपका ये व्यू मेजॉरिटी इंडियंस नहीं शेयर कर रहे हैं, उनके व्यू से गवर्नमेंट नहीं इंटरफेयर कर रही है सुप्रीम कोर्ट में। सो एट द एंड ऑफ द डे ये जो वोट राइट टू वोट है, राइट टू इलेक्ट द गवर्नमेंट है, बहुत ही स्ट्रांग पावर है, एंड हमें उसको एकदम अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। जो एक और मेजर प्रॉब्लम है हम इंडियंस के साथ कि हम लोग उस वोट को ठीक से यूज नहीं करते, एंड ठीक से क्योंकि हम लोग वोट यूज नहीं करते, हमारे पास ऐसे ही सब नेता लोग आते हैं, किसी भी पार्टी का क्यों ना हो नेता ऐसा ही होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज हम लोग नहीं ठीक से वोट करते ना। तो एट द एंड ऑफ द डे यू कांट ब्लेम ओनली पॉलिटिशियंस। उनको क्यों, मतलब वी आर द वंस हु आर इलेक्टिंग देम ना। वो लोग तो किसी दूसरे कंट्री से, पाकिस्तान से, सऊदी अरब से, लंदन से, यूएसए से तो आए नहीं है वो लोग हम लोग से ही उठ के आ गए, हमारे देश से आए, हमारे एरिया से ही उठ के आ रहे हैं, हम ही जैसे लोग हैं। तो फिर तो एट द एंड ऑफ द डे हम लोगों को ठीक से लोगों को चुनना होगा। हम लोग नहीं चुनेंगे ठीक से, तो ये दिक्कत है। हाँ, थैंक यू। Any further questions? सर्व मुलांना खूप छान मार्गदर्शन केलं। भारताचे संविधान म्हणजे केवळ त्यातील शब्द नव्हे, तर या देशातील व्यक्ती केंद्रस्थानी मांडतात। स्वातंत्र्य आणि समतेची आस धरणारा एक जिवंत दस्तावेज आहे। संविधानाची पायाभूत मूल्ये न्यायपालिकेने जपली, पण ती लोकांमध्ये आणि नागरिक समाजातही रुजवायला हवी, याविषयीचे चिंतन ॲडव्होकेट सुनील फर्नांडिस सर यांनी आपल्या द्रविड महाविद्यालयात केले। याबद्दल ॲडव्होकेट सुनील फर्नांडिस सरांचे आभार। मी आम्हाला बहुत मार्गदर्शन केलं, विद्यार्थ्यांनाही त्यांच्या मनातील प्रश्न विचारण्याची संधी दिली, त्याबद्दल आम्ही तुमचे खूप आभारी आहोत। आदरणीय दळवी सर, तुम्ही ॲडव्होकेट सुनील फर्नांडिस सर यांना आम्हा सर्व विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या महाविद्यालयात आमंत्रित केलं। सर, तुम्ही नेहमीच विद्यार्थ्यांना महत्त्व देता, तुम्ही विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोन ठेवता। समुद्रात भरकटलेल्या नौकेला ज्याप्रमाणे दीपस्तंभ मार्गदर्शन करतो, त्याचप्रमाणे नेहमीच तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन करता। सर, मी तुम्हाला विनंती करते, तुम्ही आम्हाला मार्गदर्शन करा। धन्यवाद। सर्वप्रथम महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या स्मृतीला
मी नम्रपणे अभिवादन करतो. आपल्याकडचे आजचे प्रमुख पाहुणे श्री शरदजी वांगणकर, इथे उपस्थित असलेले हेमंत महाडिक, आणि म्हणजे जसं आणि काशीनाथ घाणेकर असं म्हटलं जातं तसं आणि माझा लाडका सुनील फर्नांडिस. मला मुश्किल आहे बोलणं, कारण ही मुलं मला फार इमोशनल करतात. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. किंवा सुनील, आदेश स्टेजवर असतात तर बऱ्याच वेळा मला डोळ्यात पाणी आणतात ही मुलं. सर्वप्रथम मी शरदजी तुमचे आभार मानतो आणि अभिनंदनही करतो. हा कार्यक्रम फार सुंदर होतोय असं मला वाटतं. सुनील फर्नांडिसने आपल्यासाठी जेवणाचा वेळ दिला होता 1 ते 2, परंतु तो एक्सिड करून तो थांबलाय, त्यामुळे मला अधिक बोलायला काही योग्य होणार नाही. परंतु शरदजी, या कार्यक्रमाची सुरुवातच तुमच्या भाषणाने इतकी उत्कृष्ट झाली आणि मी खरं बोलतो, खरोखर म्हणजे तुम्ही अभ्यासपूर्ण भाषण केलं. असं नाही की आपले एक प्रमुख पाहुणे आले आणि पापट पसारा लावून गेले, अजिबात नाही. प्रामाणिकपणे अत्यंत अभ्यासपूर्ण आणि चोख भाषणाने सुरुवात झाली. खूप बरं वाटलं मला, खूप बरं वाटलं. खर तर आजचा दिवस आम्ही वेगळ्या प्रकारे साजरा करायचा दरवर्षी असं ठरवलंय. बाबासाहेब आंबेडकरांना जर खरी मानवंदना द्यायची असेल तर माझा असा विचार होता, आणि अर्थात ही माझी कल्पना नाही, कारण मी कधीही जर एखादी दुसऱ्याची कल्पना असेल तर त्याला ड्यू क्रेडिट देतो, दुसऱ्याची आयडियाज कधी मी चोरत नाही. तर चिपळूण महाविद्यालयात मी पाहिलं होतं की तिथे 24 तास अभ्यास करायचा असं एकदा त्यांनी कार्यक्रम ठेवला होता. मी प्रमुख पाहुणा होते, 10 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे. मला वाटतं 14 एप्रिल ही तारीखही अशी आहे की तेव्हा परीक्षा आलेल्याच असतात. आपल्याकडे जर 24 तास अभ्यास करायची एक दालन उघडं ठेवलं, ज्या विद्यार्थ्याला 24 तास बसायचे तो बसू शकतो, इतर बदलत जातील, पण असा 1 मिनिटही नसेल की जेव्हा त्या ठिकाणी 24 तासात मुलगा अभ्यास करत नसेल. तर मला वाटतं ही खरी बाबासाहेबांना मानवंदना होईल. त्याचं कारण आहे काय, तर बाबासाहेबांनी म्हणजे काही वेळी ते प्रखर असायचे, म्हणजे अगदी आपल्या बांधवांवरती सुद्धा ते चिडायचे, अशा गोष्टी आहेत. आणि त्यांचं काय म्हणणं होतं की तुम्ही शिका, वाघिणीचं दूध आहे शिक्षण, तुम्ही शिका. आणि त्याकरता ते काही वेळा कठोरही झाले आणि ते योग्य होतं. दुसरी गोष्ट अशी की बाबासाहेबांना एक व्यसन होतं. जसं एखादा जुगारी मनुष्य आपल्या पगारातला 80% 70% पैसा जुगारात घालवतो, तसं बाबासाहेबांना एक व्यसन होतं. कसं ठाऊक आहे का, पुस्तकं विकत घ्यायचं. त्यांचा बहुसंख्य पैसा हा पुस्तक विकत घेण्यात गेला. आणि राजगृह आहे त्यांचं जे घर आहे, मी रुईया कॉलेजचा विद्यार्थी, त्यामुळे जाता येतं त्या घराचं दर्शन घडायचं. आणि आनंदराज माझ्याच बॅचचा खरं तर ते जे पुस्तकांचा संग्रह आहे तो कदाचित माझ्या मते जगातील वैयक्तिक पुस्तक संग्रहातला सगळ्यात मोठा असावा. एका व्यक्तीने, लायब्ररी असतात बऱ्याचशा, त्यांची लायब्ररी प्रचंड. त्या दोघांचा विचार करतात 14 एप्रिल रोजी 24 तास अभ्यास असा उपक्रम असावा असं मत होतं. दुर्दैवाने आपला हा पुन्हा एकदा कोविडचा प्रादुर्भाव झाला आणि मग माझा विचार आला की मग दुसरं जे महत्वाचं त्यांचं हे आहे ते म्हणजे कॉन्स्टिट्यूशन. सुनीलला 2-3 दिवसापूर्वी फोन केला, प्रचंड बिझी असतो तो. त्यांनी मला आपला लंच टाइम दिला, कारण सुट्टी जरी आपल्याला असली तरी त्याला नसते. त्यांनी लंच टाइम 1 ते 2 दिला आणि मला वाटतं त्याचे क्लायंट्स पुढे थांबलेले असतील. खरंच माझा खूप लाडका विद्यार्थी आहे. आणि मला आठवतं हा मुलगा युनिव्हर्सिटी टॉपर, हा ऑल इंडिया क्विज जिंकलाय, हा ऑल इंडिया डिबेट जिंकलाय, हा आमच्या कल्चरल टीमचा कॉन्टिंजंट लीडर होता. आणि अशी ती टीम जिंकली होती 68-24 की लालू प्रसाद यादवनी बिहारमध्ये जाऊन जिंकलो होतो आम्ही नॅशनल. त्याला पण आश्चर्य वाटलं, बिहारमध्ये मुंबईत नेऊन एवढे जिंकतात. आणि जिंकलो म्हणजे किती, तर 68-24 रनर्स अप नॅशनलला आमच्या पाठी फेकली गेली होती. लालू प्रसाद यादवने ऑन द स्पॉट 1 लाख रुपयाचा चेक लिहून आम्हाला दिला होता त्या काळात 1996 मध्ये.
तर त्या टीमचा हा आमचा कॉन्टिंजंट लीडर हा स्टुडंट काउन्सिलचा प्रेसिडेंट म्हणून इलेक्ट झाला होता. ऍब्सोल्युटली अपराईट विद्यार्थी, सत्य म्हणजे सत्य. त्याला IAS व्हायचं होतं. मला आठवतं माझ्या घरी आला, पाया पडला आणि मी खरं तर त्याला श्राप दिला. त्याला म्हटलं, सुनील तू IAS नाही करायला. मनापासून श्राप दिला, खरं सांगतो, खोटं नाही सांगतो. तू म्हणाला मी दिल्लीला जातोय, राहतोय, कारण मला तिकडेच त्यावेळी इकडे एवढी सोय नव्हती, तिकडे क्लासेस होते. तिथे जाऊन मी फुल टाइम अभ्यास करणार, माझी इच्छा नाही तू IAS व्हावं. खरं तर त्याचं बॅकग्राऊंड पाहिलं तर हा विद्यार्थी IAS झालाच पाहिजे, 101%. आणि मला भीती होती का IAS होईल, भीती होती. जाताना म्हटलं, अरे दिल्ली में का रहेगा? तर म्हटलं मी हॉस्टेलमध्ये राहणार. म्हटलं कुठल्या? हॉस्टेलमध्ये राहण्यासाठी मी लॉला ऍडमिशन घेतली. आता काय माझा संपर्क नव्हता. 3-4 वर्षांनी त्याच्या वडिलांचा अचानक मला फोन आला आणि ते रडायला लागले. तो हा येतच नाही म्हणतो मुंबईत, आणि IAS च्या टर्म्स गेल्या, येतच नाही. मला खूप वाईट वाटलं. मी त्याला फोन केला, सुनील आमच्याकडे एक पद्धत असते, माझा फोन गेला की मुलं कशी पण आमच्यात नाही येतील, कुठून पण येतील, 2-3-4 दिन के बाद तुझे मिळणार. आला, खूप अपसेट होतो. म्हटलं, अरे येड्या, तुला आठवतं का मी तुला श्राप दिला होता? खरं सांगू तो का दिला होता? कारण हा मुलगा IAS नक्की पास झाला असता, त्याच्यात काहीच शंका नाही. आणि तो का नाही झाला माहित आहे का? असं नाही तो कमी पडला, त्या वर्षी बरोबर 58चं वय 60 केलं रिटायरमेंटचं, आणि IAS च्या वेकन्सीजच निघालेल्या आहेत 2-3 वर्ष. त्यात तो फसला आणि मला खूप आनंद झाला. कारण हा इतका स्वच्छ आहे की IAS ऑफिसर म्हणून आयदर त्यांनी फाशी लावून घेतली असती, नाहीतर रिझाईन झाला असता. मी त्याला एकच प्रश्न विचारला, तू उधर वो हॉस्टेल में रहने वाला था, लॉ पास हुआ क्या? म्हणाला हाँ वो मैं निकल गया. म्हटलं, जा कोणाची पण बॅग पकड आणि सुप्रीम कोर्टात शिर, तुझं भवितव्य ते आहे. आणि खरं सांगतो, ते मी का सांगितलं, ते काही इंट्युशन नव्हे. अरे जो मुलगा टॉपर आहे, जो मुलगा डिबेटर आहे, जो मुलगा क्विझर आहे, त्याच्या समोर कोण टिकणार हो त्या सुप्रीम कोर्टमध्ये? शक्यच नाही. क्विझर असल्यामुळे कुठलाही तो रेफरन्स कधीही देऊ शकतो. उत्कृष्ट डिबेटर, नॅशनल जिंकलेला, त्याच्यासमोर कोण वादविवाद करणार? दॅट वॉज हिज फ्युचर. आणि मला अतिशय मनापासून आनंद आहे, माझा सुनील आज खूप मोठा झालाय. आणि सुनील, लेट मी शेअर विथ यू, मी आता जी कॉन्फरन्स अटेंड करतोय ना, तू पाठवलेल्या लॅपटॉप वरना. यू हॅव गिफ्टेड मी दिस लॅपटॉप and I am attending this conference specially on your laptop, Sunil. I am very, very proud of you. त्यावेळी असे खूपच असे हिरे होते. आता मध्येच आदेश येऊन गेला, असे अनेक आहेत. विवेक ओबेरॉय त्यातला. सगळे ह्या मुलांचं यश कशात असेल अशी अनेक आहेत, पण सुनील त्यातला जरा जास्त लाडका आहे. आदेश ऐकत असेल तर तोही आहे. आहेत, खूप आहेत. त्या मुलांचं एकच आहे, ते म्हणजे कमिटमेंट अँड लॉयल्टी. दॅट्स इट. मी जर सुनीलला सांगितलं 3ऱ्या मजल्यावरून उडी मारतो, तो पहिली उडी मारणार, मग बघेल की कुठून मारतो. कारण त्याला खात्री आहे, जर सरांनी सांगितलं तर खाली काहीतरी ठेवलेलं असणार. दॅट कमिटमेंट अँड लॉयल्टी ही या टीम मध्ये अशी एक 27-28 मुलं एवढी प्रचंड होती. आणि आज तो प्रत्येक मुलगा आपल्या आपल्या ठिकाणी फार मोठा झालाय. खूप बरं वाटतं. खरं तर मला रडू येतं. सुनील, तुला शेर पण म्हणायचं नाही का? आदेश, मला वाटलं आदेश म्हणणार तुला शेर, म्हणणार अशा लंबे रेस के घोडे मिळतात. आत्ताच एक नवीन पोनी आमच्या दळवी महाविद्यालयात जॉईन झालाय. पोनी म्हणतो मी त्याला, आत्ताच जॉईन झालाय. वो भी लंबे रेस का घोडा आहे. मला वाटतं मी इथे थांबतो. मी तरकजींना धन्यवाद देतो, हेमंतला धन्यवाद देतो, आमच्या सगळ्या शिक्षकांना धन्यवाद देतो, आणि माझे जेवढ्या विद्यार्थ्यांनी. हल्ली मी काही करत नाही बरं का कॉलेजमध्ये, मी पाहुणासारखा येतो. पूर्वी खूप त्यांना इव्हेंट्स पूर्ण ऑर्गनाईज करून द्यायचो. पण आय एम प्राऊड टू से की आता आमची दळवी कॉलेजची टीम एवढी स्ट्रॉंग झाली आहे की सुनील, यू कॅन ट्राय. पुढच्या वेळी 1 तास अगोदर सांग माझा कार्यक्रम, आणि त्यांनी जर तो ऑर्गनाईज नाही केला व्यवस्थित तर माझं नाव होतं. हा सगळा कार्यक्रम आमच्या विद्यार्थ्यांनी केलाय, आणि सगळे विद्यार्थीच आतापर्यंत येऊन गेले. वोट ऑफ थँक्स सुद्धा विद्यार्थीच देणार आहेत. आमच्याकडे सुद्धा तुमच्यासारखीच एक प्रचंड कमिटेड अँड लॉयल फळी तयार होते, आणि अशी कमिटेड अँड लॉयल फळी तयार झाली की त्या महाविद्यालयाचं भवितव्य हे कोणालाही घडवावं लागत नाही, ते आपोआप घडतं. असाच एक पोनी आलाय,
नरेश शेट्टे. मी त्याला सांगीन 1 मिनिट फक्त बोल. प्रोटोकॉल तोडतो. सुनील, तुमच्या तबेल्यात एक नवीन पोनी आलं, लंबेरेस का बोर्ड आहे. हा मुलगा लिहून ठेव. मला एक वाईट सवय होती सुनील, तुला आठवत असेल, मी झोनल नॅशनलला जाताना स्टेजवरनं रिझल्ट अनाऊन्स करून टाकायचो अगोदरच, बरोबर, कधी पॉईंट चुकला नाही. स्टेजवरनं हा मुलगा पुढे काय होणार अनाऊन्स करायचो. आदेश बांदेकर महाराष्ट्राचा लाडका होणार, तेव्हा कोणाला काय माहित नव्हतं. विवेक ओबेरॉय फिल्म मध्ये जाईल, शैलेंद्र सिंग हाडा प्लेबॅक सिंगर होईल, ते सगळं मी स्टेजवरचे अनाउन्समेंट आहे. आज खूप वर्षांनी मला तुम्हाला दिसल्यानंतर असं काहीतरी अनाऊन्स करावं असं वाटतं. मी लंबेरेस का दुसरा घोडा पेश करतो. हा मुलगा लिहून ठेवा, लिहून ठेवा. पुढच्या 15 वर्षात NSSचा महाराष्ट्राचा चीफ होईल. Sharat ji, thank you Hemant, thank you Dani, thank you everybody, thanks to all my dear students. Sunil, तुला मी thank you म्हणत नाही. Thank you sir. Okay. Thank you. मी म्हणतो thank you. तूही म्हणू नकोस. All right. So before we proceed to vote of thanks, 1 मिनिट केले मेरा त्याला मी काही सांगितलेलं नाही, त्याला अचानक सांगतोय. मला माहित नाही अडखळेल धडपडेल. ग्रामीण भागातनं आलंय. नरेश शेट्टे, नेक्स्ट लंबेरेस का घोडा, प्लीज. नरेश आहे का? हो सर, आहे सर. सर सर सर्वांना सांगतो की दळवी महाविद्यालयात जॉईन होऊन फक्त मला 3-4 महिने झाले, पण सर तुमच्याने लाईफ पूर्ण चेंज झाली. म्हणजे मला एवढे काय खरं सांगायचं तर एवढे मी स्वतःला एवढं हुशार नाही समजत किंवा सर, पण सरांनी खूप वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या दिल्या. म्हणजे मी कधी कम्प्युटरला हात पण लावला नव्हता. आणि आता जे काय म्हणजे जे काय ब्रोशर होतं ते मला काय बनवायला येत नव्हतं. सरांनी मला सांगितलं नरेश तू ब्रोशर बनवायचं, आणि मी ते बनवलं. सरांनी खूप जबाबदाऱ्या दिल्या. सरांमुळे लाईफ पूर्ण चेंज झाली. मला माहित नाहीये माझा प्रवास काय होणार आहे, कसा होणार आहे, पण एवढंच वाटतं की सर तुम्ही सोबत आहात, याच्यापेक्षा सर माझ्यासाठी आनंदाची गोष्ट काय नाहीये. सर मी खूप हॅप्पी आहे. आणि सर मी 100% सर तुम्ही बोललात ते 100% खरं होतच सर. आणि सर मी माझ्या परीने खूप प्रयत्न करेन सर. पण सर माझी पूर्ण जीवन बदलून गेलंय सर. मी खूप खुश आहे. थँक्यू सर. झाले ना. धन्यवाद आहे सर. आम्हाला खरंच खूप अभिमान वाटतो. आम्ही दळवी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी आहोत. महाविद्यालय विद्यार्थी आपले खूप आभारी आहोत. आजच्या कार्यक्रमात शेवटचा टप्पा म्हणजे आभार प्रदर्शन. आजच्या कार्यक्रमात उपस्थित असणाऱ्या मान्यवरांचे आभार मानण्यासाठी मी मयुरी पाळेकरला विनंती करते. धन्यवाद अर्चना. just 1 minute. I'm sorry to interrupt. दळवी हियर. मी चुकून मगाशी ते हेमंतजी म्हटलं ना, ते मला शरदजी म्हणायचं होतं. माझं थोडं कन्फ्युजन होतं. थँक्यू व्हेरी मच शरदजी. मी चुकून ते पटकन हेमंतजी आलं. हेमंत तर आमचाच आहे. आय वॉन्टेड टू थँक शरद वांगणकर. मी मगाशी मला आठवत नाही, मी चुकून हेमंतजी म्हटलं असेल, तर आय स्टँड करेक्टेड. थँक्यू शरदजी. थँक्यू व्हेरी मच. Sorry, yeah. थँक्यू अर्चना. वसंतात येतो फुलांना बहर, तेव्हा फांद्याच होतात त्यांचा आधार. श्रोत्यांनी उचलला श्रवणाचा भार, तेच पाहिजे त्यांचे आभार, तेव्हा मानलेच पाहिजे त्यांचे आभार. मुंबई विद्यापीठाच्या विजयलक्ष्मी विश्वनाथ दळवी महाविद्यालयात आज आंबेडकर दिवस हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. या कार्यक्रमास सहकार्य करणाऱ्या सर्वांचे आभार व्यक्त करण्यासाठी मी दळवी महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी मयुरी पाळेकर महाविद्यालयाच्या वतीने तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक आभार मानते. आजच्या कार्यक्रमात आपल्या
कार्यक्रमातून वेळात वेळ काढून शरद वांगणकर सर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहिले. सर्वप्रथम मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानते. तसेच आजच्या कार्यक्रमास प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून ऍडव्होकेट सुनील फर्नांडिस सर, ऍडव्होकेट ऑन रेकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यांनी आमच्या विद्यार्थ्यांना बहुमोल असे मार्गदर्शन केले. मी त्यांचे मनपूर्वक आभार मानते. त्याचप्रमाणे आम्हाला नेहमी दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शन करणारे मी नाही तर आम्ही या दृष्टिकोनातून हे महाविद्यालय यशाच्या शिखरावर घेऊन जाणारे आदरणीय दळवी सर यांचे मी मनपूर्वक आभार मानते. त्यानंतर महाविद्यालयाचे वरिष्ठ प्राध्यापक हेमंत महाडिक सर उपस्थित राहिले, यांचे मी आभार मानते. तसेच आमच्या कार्यक्रमास उपस्थित राहिलेले प्राध्यापक, शिक्षक, इतर कर्मचारी, विद्यार्थी आणि ऑनलाईन माध्यमातून सर्व ऑनलाईन माध्यमातून उपस्थित सर्वजणांचे मी मनपूर्वक आभार मानते. त्याचबरोबर आजचा कार्यक्रम यशस्वी ठरण्यात सहकार्य करणाऱ्या ज्ञात अज्ञात सर्वांचे मी महाविद्यालय